हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 3 हमारा विद्युत धारा चैप्टर है, इसके सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मतलब पेपर में पूछे जाने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज की इस वीडियो पे देखेंगे, जो कि मतलब पेपर में आने की पूरी चांसेस रहती है। ठीक है, पेपर में आने की पूरी चांसेस रहती है इन न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि आज के इस वीडियो पे ऐसे ऐसे सवाल आपको कराएंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको यार इतना तो पता है कि फिजिक्स के पेपर में विद्युत धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मस्त तरीके से आज आपका जो चैप्टर 3 हमारा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है, इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सब लोग यार बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से हम लोग एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स का वीडियो तो बिना यार आप लोग जब तक अपने तरफ से सॉल्व करने का प्रयास नहीं करोगे तब तक इन्हें नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कॉपी पेन निकाल लो, हमारे साथ साथ सॉल्व करते रहना एक एक क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन कराने वाले सभी इंपॉर्टेंट कराने वाले। ठीक है, तो जैसा कि यार हमने इससे पहले आपका ये जो विद्युत धारा चैप्टर है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे देख लिया है। ठीक है, जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको विद्युत धारा चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे मिल जाएगा। इससे पहले स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर भी करा दिया था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला भी करा दिया था। ठीक है, तो जो लोग नए हो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है 12 फिजिक्स वाली, वहां से जाके आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें विद्युत धारा चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमने इसके पहले वाले वीडियो पे ही आपको बता दिया था कि आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले जरूर तैयार कर लेने, क्योंकि भैया जब फार्मूले तैयार होंगे तभी तो सवाल हल कर पाओगे, बिना सूत्र के सवाल कैसे हल होगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसीलिए कह रहे हैं पहले इसके वाला वीडियो हुआ है आपका विद्युत धारा को हमने वन शॉट पे पूरे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया, उसके सभी फॉर्मूले हमने कहा था तैयार कर लेना, तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वही तैयार करने हैं। तो अगर तैयार है तो आप मस्त तरीके से हम लोग शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकालना, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। कहा गया एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1.0 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ सकते हो। क्या कहा गया, देखो जब भी कोई भी सवाल हल करो उसको एक दो बार पढ़ लिया करो। ठीक है, कोई भी सवाल हल करो पहले उसे एक दो बार पढ़ो अच्छे से, फिर उसमें देखो क्या क्या हमें दिया है, क्या चीज हमें निकालना है, कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर इतना पता चल गया तो सवाल में क्या रखा हो गया पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक दो बार पढ़ लो, फिर इसमें क्या दिया वो लिख लो, क्या निकालना वो लिख लो, फिर फार्मूला लगाओ, सवाल का हल आपके सामने। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं। कहा गया एक सेल है, हमारे पास एक सेल है, जिस सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पे उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग उससे 0.5 एम्पियर की धारा लेते हैं तो उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है, तथा जब 1.0 एम्पियर धारा लेते हैं तो उसका विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। अब कहा गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है सबसे पहले हम लोग वो नोट करेंगे। यहाँ पे हमें दिए गए एक सेल के लिए, ठीक है, हमें एक सेल के लिए क्या क्या चीज दी है वो नोट कर सकते हो एक सेल के लिए। ठीक है, पूरा चीज लिख लिया करो, जिससे जानते हो कभी कभी मान लो अगर आपका गलती से सवाल थोड़ा सा गलत भी हो गया लास्ट में आंसर लाने पे, तो आपको स्टेप के नंबर मिल जाते हैं, इसलिए एक एक स्टेप को अच्छे से लिखा करो। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है पेपर में, स्टेप के भी नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप अच्छे से लिखा करो। सबसे पहले एक सेल के लिए हमें क्या दिया वो लिखो। सबसे पहले हमें धारा दी गई है I1 बराबर, देखो दो धाराएं हैं, एक 0.5 एम्पियर, एक 1 एम्पियर, इसलिए I1 I2 मान लेंगे। ठीक है, I1 धारा में कितनी दी गई है 0.5 एम्पियर की। ठीक है, कहा गया 0.5 एम्पियर की धारा लेने पे विभवांतर V1 कितना होता है 1.8 वोल्ट। ठीक है, 1.8 वोल्ट होता है, तथा 1.0 एम्पियर, 1.0 लिखो या 1 एम्पियर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, 1.0 एम्पियर या 1 एम्पियर लिख सकते हो। 1 एम्पियर धारा लेने पे विभवांतर V2 का मान कितना हो जाता है 1.6 वोल्ट।
जितनी चीज़ें दी हो उतना सबसे पहले लिखो। 0.5 एम्पियर धारा गई थी तो I1 इतना हो गया। 1.8 वोल्ट विभवांतर का था इसलिए V1 हो गया। 1 एम्पियर की धारा फिर से गई इसलिए I2 हो गया, और 1.6 वोल्ट का विभवांतर का तो इसलिए V2 हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना, आंतरिक प्रतिरोध जो निकालना हो वो लिख लो। अब सबसे पहले जो दिया था वो लिख लो, फिर उसके बाद जो निकालना हो वो लिख लो। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की वैल्यू में निकालनी है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हमें निकालना है, और क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल E। विद्युत वाहक बल E निकालना है। ठीक है, तो इस कोई भी सवाल आपको हल करना है सबसे पहले इतनी चीज़ें लिख लेनी है। ठीक है, जिससे आपको स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, तो स्टेप मार्किंग होती है उसके भी नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये नहीं करना कि इसके बाद का पूरा अगर नहीं आ रहा छोड़ ही दिया इतना करके, ऐसे थोड़ी ना नंबर मिल जाएंगे। मान लो आपने पूरा क्वेश्चन किया है, लास्ट में थोड़ा सा गलत गलत होता है, तब भी एग्जामिनर नंबर दे देता है कि हाँ चलो ऊपर से तो पूरा सही किया है आपने, स्टेप मार्किंग के नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दिया एक सेल के लिए हमें क्या क्या दिया था, पहले I1 धारा दी गई, V1 विभवांतर दिया गया, I2 धारा दी गई, V2 विभवांतर। अब कह रहा आंतरिक प्रतिरोध R और सेल का विद्युत वाहक बल E ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पे अगर फॉर्मूला पता है तो आप R और E का मान निकाल सकते हो। ठीक है, हमने देखो आपको एक फॉर्मूला कहा था कि सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और आपका क्या था, विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, उसमें संबंध का फॉर्मूला आपको तैयार करना है। ठीक है, संबंध का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप ये वाला जो क्वेश्चन है आपका आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो बस आपको वो फॉर्मूला अगर तैयार है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो अगर बात करें जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर E माइनस आई आर, जहाँ V होता है टर्मिनल विभवांतर, E होता है विद्युत वाहक बल, I होती धारा और स्मॉल r होता है आंतरिक प्रतिरोध। ये स्मॉल r लिखा हुआ है, स्मॉल r क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का सूत्र। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन लग सकता है। देखो हमें I1 दिया, V1 दिया, I2 दिया, V2 दिया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को V1 विभवांतर और I1 धारा से सॉल्व करते हैं, फिर V2 विभवांतर और I2 धारा सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जब पहले के लिए सॉल्व किया जाए तो यहाँ से लिख सकते हो 0.5 एम्पियर तथा 1.8 वोल्ट हो तब V1 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा E1 माइनस I1R। ठीक है, यहाँ से E आपका सेम रहेगा, V1 बराबर E माइनस I1R, क्योंकि हमें विद्युत वाहक बल E और R निकालना है सीधा, हमें केवल V1 और I1 में है। ठीक है, यही आपको दो चीज़ दी गई, V भी दो बार दिया, I भी दो बार दिया, इसलिए V1 V2 I1 I2। ठीक है, तो V1 बराबर E माइनस I1R। आप देखो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी, 1.8, तो V1 की वैल्यू 1.8 बराबर E माइनस I1 की वैल्यू 0.5 इंटू R। R हमें निकालना है तो R की जगह R ही रख दो। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1.8 बराबर E माइनस 0.5 R। इसे आपको मान लेना है समीकरण 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले सूत्र लगाया, V1 बराबर E माइनस I1R, V1 की वैल्यू रखो, I1 की वैल्यू रखो, ये आपको एक समीकरण बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अभी ये आपका 0.5 एम्पियर और 1.8 वोल्ट के लिए हुआ था। अब 1 एम्पियर धारा तथा विभवांतर कितना हो, 1.6 वोल्ट हो तब, 6 वोल्ट हो तब क्या होगा, तब फॉर्मूला लगेगा V2 बराबर E माइनस I2R। ठीक है, बस V1 और V2 होगा, I1 और I2 होगा, और फॉर्मूला सेम रहेगा। V2 की वैल्यू है 1.6 बराबर E की जगह E होगा, माइनस I2 की वैल्यू 1 इंटू R। 1.0 है मतलब सीधी सीधी वैल्यू 1 ही तो है, 1.0 को 1 ही तो लिखोगे इंटू R। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो 1.6 बराबर E माइनस R, इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लिया। अब अगर बात करें तो हमारे पास समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 वो रहा। यहाँ से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक चीज़ की वैल्यू, यहाँ से एक चीज़ का मान निकाल सकते हो, चाहे E का निकाल लो चाहे R का निकाल लो। देखो अगर हम यहाँ से E का मान निकालें तो यहाँ पे माइनस का R है, अगर हम इसे इधर ले लें, देखो इधर माइनस का R इधर आ जाएगा तो प्लस का R हो जाएगा इक्वल टू E। देखो हमने क्या किया, सिंपल हमने इस माइनस R को इधर ले लिया।
ठीक है, इस माइनस आर को इधर ले लिया तो 1.6 प्लस आर और ई उधर ही छूट गया। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 2। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ई का मान निकाल लिया। अब इस ई के मान को हम समीकरण 1 में रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं ई का मान समीकरण 1 में रखने पे ई का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे, क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.8 बराबर ई माइनस 0.5 आर। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 1.6 प्लस आर, 1.6 प्लस आर माइनस 0.5 आर। ठीक है, देखो हमने क्या किया, सिंपल 1.8 ये रहा आपका 1.8 इक्वल टू ई की वैल्यू है 1.6 प्लस आर रख दिया माइनस 0.5 आर। ठीक है, इस टाइप से। अब आपको इसे हल करना है। देखो 1.6 इधर प्लस का इधर ले लो तो माइनस हो जाएगा, 1.8 माइनस 1.6। अब आपको आर माइनस 0.5 आर इसको घटाना है। ठीक है, इसको घटाना है। तो देखो सबसे पहले 1.8 से 1.6 घटा सकते हो तो ये कितना आ जाएगा 0.2। तो यहाँ से 0.2 बराबर आर माइनस 0.5 आर। ठीक है, आर माइनस 0.5 आर, आर के साथ कुछ नहीं लगा तो सीधा सीधा क्या चीज था 1.0। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू आर था ना तो 1.0 ही तो था, तो 1.0 आर और घटाना कितना 0.5 आर, इसको घटा दोगे कितना आ जाएगा 0.5 आर। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना, घटाना आप अपने हिसाब से घटा सकते हो। ठीक है, आर से 0.5 आर घटेगा तो कितना आएगा 0.5 आर। अब हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 0.5 इधर गुणे में इसे नीचे भेज दो तो भाग में हो जाएगा, तो 0.2 बटे 0.5 बराबर आर। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ से अगर दशमलव, देखो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव से दशमलव कैंसिल, आर बराबर 2/5। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया 2/5। ऊपर भी एक अंक मतलब दशमलव के बाद एक अंक था, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक था। तो जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या ऊपर और नीचे सेम हो तो दशमलव से दशमलव कट जाता है, बचा 2/5। अब अगर यहाँ से मान निकाले 5 का भाग दे तो 0.4, और आर होता क्या है आंतरिक प्रतिरोध, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा ओम, तो 0.4 ओम। ठीक है, इस टाइप से। तो आर आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना निकला 0.4 ओम। अब हम यहाँ से अगर इस आर का मान इस समीकरण 2 में रख दें, आर का मान समीकरण 2 में, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारे पास कौन सा है 1.6 प्लस आर, आर की वैल्यू 0.4 बराबर ई। यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालें तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, नीचे ही लिख लो, 1.6 और 0.4 को अगर जोड़ो तो 2.0 बराबर ई। मतलब यहाँ से आपको ई की वैल्यू कितनी मिलेगी, ई का मान मिलेगा 2, और विद्युत वाहक वाले इसलिए मात्रक वोल्ट, तो ई का मान आया 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध आर का मान आया 0.4 ओम। यही पूछा गया था, देख सकते हो आर आपके पास आ चुका है 0.4 ओम, ई का मान आ चुका है कितना 2 वोल्ट। यहाँ यहीं पे लिख देना आर बराबर भी कितना है 0.4 ओम। ये आपके पास आंसर आपके सामने है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हल हो चुका है। बस मेन क्या था, फॉर्मूला। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा था। बस सबसे पहले कोई भी सवाल हल करो, ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या निकालना है। ठीक है, सबसे पहले लिखा एक सेल के लिए इतनी वैल्यू दी गई थी, फिर निकालना ये था। तो हमने जब देखा I1 है हमारे पास, V1 है, आर और ई निकालना, तो हमें तुरंत फॉर्मूला याद आ गया कौन सा, V बराबर ई माइनस आई आर। तो V1 V2 I1 I2 है, तो पहले हमने 0.5 एम्पियर तथा 1.8 वोल्ट हो तब V1 बराबर ई माइनस I1 आर, ये वाला समीकरण बनाया। जब ये वैल्यू हो तब V2 बराबर ई माइनस I2 आर, ये समीकरण बनाया। फिर यहाँ से हमने एक चीज़ की वैल्यू निकाली, चाहे आप ई की निकाल सकते थे या आर की चाहो तो आर की भी निकाल सकते थे। आर इधर ले लेते, 1.6 उधर चला जाता। ठीक है, जब हमें यहाँ पे ई की वैल्यू मिली तो हमने इस ई की वैल्यू को इस समीकरण 1 में रखा और हमें आर की वैल्यू मिल गई। तुरंत आर का मान हमने इस समीकरण 2 में रख दिया। आप चाहते तो आर का मान समीकरण 1 में भी रख देते, तब भी वैल्यू मिल जाती, लेकिन यहाँ पे रखने पे आसानी से निकल गया। आर का मान 0.4 ओम और ई का मान 2.0 वोल्ट। ठीक है, तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो एक चीज जान लो, जितने इस वीडियो पे जितने क्वेश्चन होंगे ना, सभी इंपॉर्टेंट होंगे और पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, पिछले वर्षों के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना। तो अब इसे नोट कर लो, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आप देखो भैया, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चाहे आप पिछले वर्षों के पेपर देखना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो, पढ़ना। कहा गया 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो, सिंपल। कहा गया 60 वाट 30 वोल्ट का एक बल्ब है। एक बल्ब है आपके पास जिसकी जो 60 वाट का क्या है, 60 वाट, वाट मतलब सामर्थ्य दी गई है, पी का मान, ठीक है, सामर्थ्य या शक्ति। तो एक बल्ब है जिसकी शक्ति 60 वाट की है और उसका जो विभव है, विभवांतर या विभव बोल सकते हो, 30 वोल्ट का है। फिर कहा गया इस बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाने के लिए, 90 वोल्ट की सप्लाई से 90 वोल्ट के स्रोत से जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बल्ब के श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ा है उस प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया वो हम नोट करेंगे। हमें सबसे पहले बल्ब के लिए वैल्यू दी गई है। बल्ब के लिए क्या क्या वैल्यू दी गई है आपको लिख सकते हो। 60 वाट 30 वोल्ट का बल्ब है, तो वाट क्या है, वाट का वाट मात्रक है, तो हम समझ जाएंगे शक्ति है, ठीक है। मात्रक से ही आप समझ सकते हो ये क्या चीज दिया है। पी का मान दिया है 60 वाट। पी क्या होता है, शक्ति होती है, ठीक है, हमने पढ़ाया था आपको इसके पहले, ठीक है। पी बराबर 60 वाट। पी क्या है हमारे पास, विद्युत शक्ति। अब इसके बाद 30 वोल्ट क्या है, 30 वोल्ट है हमारे पास विभवांतर, तो या विभव बोल सकते हो। तो V कितना है, 30 वोल्ट। तो ये P और V किसके लिए दिए गए, बल्ब के लिए। फिर कहा गया 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए, ठीक है। हमें सप्लाई के लिए जो विभवांतर दिए गए, ठीक है, सप्लाई का जो सप्लाई या स्रोत का जो विभवांतर कह सकते हो वो V डैश मान लेना, ठीक है। सप्लाई के लिए जो V की वैल्यू दी गई है उसे V डैश मान लेते हैं। V डैश बराबर 90 वोल्ट। अब कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान पूछा गया है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है। उस बल्ब की आपको दिया गया है कि वो 60 वाट और 30 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है। फिर कहा गया इस बल्ब को अगर आपको 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाना है, मतलब 90 वोल्ट की सप्लाई मतलब कि 90 वोल्ट का मान लो कोई स्रोत है जिससे हमें इस 30 वाट के बल्ब को जलाना है, ठीक है। तो इसके लिए कहा गया इस बल्ब के श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो सिंपल हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारे पास मान लो इस टाइप से कोई बल्ब आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। बल्ब है और बल्ब के यहाँ पे बल्ब की आपको बताई गई 60 वाट का बल्ब है और 30 वोल्ट का इसका विभव है, ठीक है, 30 वोल्ट का। अब कहा गया मान लो इसे हमने कितने की सप्लाई से जोड़ दिया, इसे हमने जोड़ दिया कितने से, 90 वोल्ट से। 90 वोल्ट से इसे जोड़ दिया गया, ठीक है, 90 वोल्ट से। अब कहा गया कि बल्ब के श्रेणी क्रम में, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का आपको मान बताना है, ठीक है। इस श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध R का मान बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे बताया जाए, उसके लिए देखो श्रेणी क्रम में अगर जुड़े प्रतिरोध का मान बताना है तो ये जो प्रतिरोध जुड़ा होगा किसके श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, किसी और प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, ठीक है। ये जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान पूछ रहा है तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध और किसी प्रतिरोध के मतलब और किसी प्रतिरोध के ही तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, तो वो प्रतिरोध जो होगा वो होगा परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है। वो प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ का प्रतिरोध होगा, क्योंकि जब परिपथ में धारा बहेगी तो परिपथ का कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होगा। तो सबसे पहले हम परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे, जब परिपथ का कुछ प्रतिरोध होगा तभी तो आप परिपथ के प्रतिरोध से जो श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध होगा वो निकाल पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है। हमें क्या निकालना होगा भैया, परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है। तो परिपथ का प्रतिरोध अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा देखो बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां से परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है, परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो आपको कहा गया था 90 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, ये सीधा सीधा आपको विद्युत वाहक बल दे दिया है। ये आपको किसकी वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू दी गई है, विद्युत वाहक बल की, ठीक है। 90 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है मतलब वो आपको सेल का विद्युत वाहक बल दिया गया, ठीक है। सप्लाई का मतलब सेल से जुड़ा है तो ये सेल का विद्युत वाहक बल E दिया है, ठीक है। तो ये E की वैल्यू है सप्लाई के लिए, E बराबर 90 वोल्ट, ठीक है। अब परिपथ का प्रतिरोध अगर हमें निकालना है तो प्रतिरोध के लिए एक सूत्र होता है R बराबर V²/P, ठीक है। R बराबर सूत्र होता है V²/P। ये सूत्र कहाँ से आता है, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था P बराबर VI सूत्र,
पढ़ाया था ना, हमने कहा था ये वाले सूत्र तैयार कर लेना। आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, ओम के नियम से। तो यहाँ से P बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, अगर R को इधर ले ले तो R बराबर वी स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, यहाँ से वाला फॉर्मूला आता है। तो सिंपल इस फॉर्मूले को लगाना है और आपको सबसे पहले परिपथ का प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह V का मान रखो। ये V जो है ये बल्ब का प्रतिरोध है, कितना दिया है, 30 वोल्ट। ठीक है, बल्ब का आपका विभवांतर है कितना दिया, 30 वोल्ट, और यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए 30 का स्क्वायर कर दो, बटे में P क्या है, शक्ति। शक्ति कितनी है, 60। ये रखो और यहाँ से R की वैल्यू निकालो। तो R बराबर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 बटे में 60। अब इसे हल करो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, कितना बचा, 90/60, 6 से काट दो 15। R बराबर कितना आ गया, 15 ओम। R हमारे पास कितना आ गया, 15 ओम। तो ये हमारे पास क्या निकला, परिपथ का प्रतिरोध। अब हमें निकालना है इस परिपथ से, ये जो परिपथ का प्रतिरोध है इससे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान। कहा गया ना, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो अब यहां से निकालना है हमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान कैसे निकल सकता है, उसके लिए अगर हम एक सूत्र लगा दे, कौन सा, देखो आई बराबर सूत्र अगर हम लगा दे, कौन सा, ठीक है, कौन सा सूत्र लगा दे, देखो जब आपका यहाँ पे आपका सूत्र लग जाएगा, मान लो आई बराबर सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। ठीक है, ये वाला सूत्र लग जाएगा और इसी से हम क्या निकाल पाएंगे, इसी से हम वो वाला प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना चाहिए, धारा निकाल ले। अगर हम देखो, हम आपको पहले यहाँ पे समझा दे फिर बताते हैं। ठीक है, अगर हमें आई का मान पता चल जाए तो आई बराबर सेल का विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा बटे में कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध अगर परिपथ का प्रतिरोध आर है और उससे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र पता है ना, श्रेणी क्रम के लिए आर बराबर R1 + R2 होता है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा अगर हम प्रतिरोध मान ले आर डैश मान लो इसे, क्योंकि ये आर आ गया तो इसे आर डैश मान लो, तो R + R डैश हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा आई बराबर ई बटा में R + R डैश। ठीक है, अब हमें परिपथ में सबसे पहले धारा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी होगी, परिपथ में धारा। यहाँ से निकाल लेते हैं परिपथ में धारा। ठीक है, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, परिपथ में अगर आपको धारा निकालनी तो सूत्र लगा सकते हो आई बराबर P अपॉन में V। ठीक है, सूत्र होता है आई बराबर P अपॉन में V। P की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू पता, निकाल लो। P की वैल्यू कितनी, 60 बटे में V की वैल्यू कितनी, 30। तो 3 दूना 60। तो यहाँ से हमें धारा कितनी मिल जाएगी, आई बराबर 2 एम्पियर की। ठीक है, हमें धारा 2 एम्पियर की मिल जाएगी और इसी 2 एम्पियर का मान रख के हम श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध निकाल सकते हैं। 2 बराबर हो जाएगा ई की वैल्यू हमें पता है 90 वोल्ट का है ई, तो 90 रख दो। R + R डैश की बात है, R है आपका परिपथ का प्रतिरोध, हमने माना है R को, और R डैश को श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध। तो R की वैल्यू है 15 प्लस का R डैश। अब हम लोग यहाँ से R डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका ये इधर भाग में उधर कर दो, गुणे में हो जाएगा, 2 गुणे 15 प्लस R डैश बराबर 90। अब इसे हल कर लो, 15 दूना 30 प्लस 2 R डैश बराबर 90। इसे यहाँ पे इस 30 को उधर भेज दो, 2 R डैश बराबर 90 माइनस 30, 2 R डैश बराबर 60, R डैश बराबर 60/2 बराबर 30 ओम। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध कितना है, 30 ओम लिख देना। अतः श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध 30 ओम है। श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध 30 ओम है। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो, यही आपके पास आंसर भी हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन हुआ कैसे, एक बार आप लोग समझने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन में क्या था, एक बल्ब था, बल्ब की आपको शक्ति दी गई थी, कितनी थी, 60 वाट की। विभव उसका दिया गया था 30 वोल्ट का। 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो मान लो अगर कोई परिपथ है जिसमें एक बल्ब लगा है, जिसकी ये शक्ति, ये इसका विभव है, अब उसे 90 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया, मतलब सेल का आपको क्या दिया गया है, सप्लाई मतलब सेल से जुड़ा होगा या बैटरी से जुड़ा होगा, तो उसका विद्युत वाहक बल ई हमें दिया गया 90 वोल्ट। आप कह रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा है तो वो और किसी प्रतिरोध से ही तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 + R2, समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। ठीक है, ये सूत्र पढ़ा है ना। तो वो किसी श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा है तो किसी और प्रतिरोध से जुड़ा होगा, और वो प्रतिरोध किसका होगा, परिपथ का प्रतिरोध होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिपथ का प्रतिरोध। सूत्र होता है R बराबर V²/P, यहाँ से R निकाला 15 ओम, R निकल गया। अब बात आती है कि अब हम परिपथ का ये जो प्रतिरोध है निकाले, मतलब ये जो आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध, ये कैसे निकाले, क्योंकि सूत्र R बराबर R1 + R2 होता
पता है हमें, ये R1 तो मान लो 15 ओम पता चल गया, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ पता है? तो इसके लिए सबसे पहले हमने निकाली परिपथ की धारा, I बराबर P/V, ये निकला। अब इसके बाद हमने सूत्र लगा दिया धारा का, धारा बराबर सूत्र हो जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो आपका सूत्र आता है कौन सा, V बराबर E माइनस IR, इससे अगर सूत्र निकाला जाए V की जगह IR रख दो, इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा। यहाँ से IR इधर आ जाएगा तो IR प्लस I स्मॉल r बराबर E। यहाँ से अगर I कॉमन ले लो तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर E, और I बराबर फॉर्मूला आ जाता है E बटे में R प्लस R, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध होता है तब स्मॉल r रखते हैं, लेकिन जब आपका बाहर से कोई श्रेणी क्रम का प्रतिरोध हो जाएगा तो R प्लस R डैश हो जाएगा, ठीक है। यही से फॉर्मूला बना सकते हो। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो क्या, ये जो श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध था, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे लगवाएंगे ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखो जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, सेम तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आपके पैटर्न तो नहीं बदलते, उसी पैटर्न के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। पिछले वर्षों के जितने क्वेश्चन होते हैं अगर आप उनको अच्छे से लगा लेते हो तो उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भले सेम ना आए, लेकिन पैटर्न आपका नहीं बदलता, क्वेश्चन उसी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको लगाना है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया, ठीक है। तो अब जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप बात करते भैया अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे 60 वाट 220 वोल्ट, ये जो W बना है, W का मतलब वाट, V का मतलब वोल्ट, ठीक है। तो क्या कहा गया, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए। ध्यान से समझना, कहा गया 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब हैं, दो बल्ब हैं आपके पास इस बार, ठीक है। और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ के 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किया गया है, ठीक है। कहा गया उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए, उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब धाराएं कितनी हो जाएंगी ये बताइए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। पहले दो बल्ब हैं जिनके लिए आपको उसका मतलब जो शक्ति P है और उसका जो विभवांतर V है वो आपको दोनों बल्बों के लिए दिए गए। जब दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मेंस में जो विभवांतर होता है 220 वोल्ट का होता है, लेकिन जब उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब मेंस में विभवांतर आपका पूछा गया 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए। जब श्रेणी क्रम में पूछा गया आपसे धारा कि जब श्रेणी क्रम में दोनों बल्बों को जोड़ा जाता है तब बताओ धाराएं कितनी है दोनों बल्बों में, फिर जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब दोनों बल्बों में धाराएं कितनी होंगी ये आपको बताना है। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो सिंपल से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं भैया। तो देखो ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताना यार समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हम ऐसे समझाते चले जा रहे हैं। एक बार कमेंट करके आप लोग बताना कि हाँ मस्त तरीके से एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले बल्ब के लिए, ठीक है। पहले बल्ब के लिए वैल्यू नोट कर लो, पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए, ठीक है। पहले बल्ब के लिए हमें P1 बराबर दिया 60 वाट और V1 बराबर दिया 220 वोल्ट। फिर दूसरे बल्ब के लिए क्या दिया है, दूसरे बल्ब के लिए जो दिया उसे नोट करने में कंजूसी ना करो, मस्त तरीके से नोट कर लो, ठीक है। पहले बल्ब के लिए दिया था, अब दूसरे बल्ब के लिए दिया है क्या चीज, हमें दिया है P2 बराबर 60 वाट, सॉरी 100 वाट, 100 वाट, P2 100 वाट है और V2 220 वोल्ट है। अब कहा गया कि दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ के 220 वोल्ट मेंस से, है ना, 220 वोल्ट मेंस से, मतलब मेंस के लिए विभव दिया है 220 वोल्ट का। अब कह रहा है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनमें प्रवाहित धाराओं की गणना करो, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब धाराओं की गणना करो, ये पूछा गया है। श्रेणी क्रम में दोनों बल्बों में धाराएं कितनी हो जाएंगी, समांतर क्रम में दोनों बल्बों में धाराएं कितनी हो जाएंगी, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो मस्त तरीके से दोनों कंडीशन के लिए आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं श्रेणी क्रम के लिए धाराएं दोनों बल्बों में, फिर निकालते हैं समांतर क्रम में। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ के 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए, उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना करो जब श्रेणी क्रम में दोनों बल्ब जोड़े गए। यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाए तब धाराएं कितनी होंगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे पहली कंडीशन है जब बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जब बल्ब श्रेणी क्रम में
क्रम में जुड़े हो। ठीक है, तो एक चीज़ हमने आपको बताया भी था जब हमने ये चैप्टर पूरा क्लियर किया था। क्या चीज़ बताया था कि जब भी श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ध्यान से समझ लो, यहाँ पे भी समझ लो, हमने वहाँ भी समझाया था आपको। एक चीज़ समझ लेना, श्रेणी क्रम संयोजन, जब भी श्रेणी क्रम होता है तो उसमें धारा I समान होती है, I समान होती, V समान नहीं होता। ये चीज़ हमने आपको बताया था वहाँ भी। ठीक है, और जब समांतर क्रम होता है, जब समांतर क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम, तब आपका V समान होता है, I समान नहीं होता। ये चीज़ हमेशा अगर आप याद रखोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो उसमें धारा I समान होती है, चाहे वो 2 बल्ब हो, 3 बल्ब हो, 4 बल्ब हो। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े तो सभी में धाराएं सेम होगी, लेकिन अगर बात करें विभवांतर की तो सभी बल्बों में विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है, जब समांतर क्रम संयोजन होगा तो जितने भी बल्ब होंगे उनमें सभी में विभवांतर V तो समान होगा, V तो समान होगा, लेकिन धाराएं सब में अलग अलग होंगी, I का मान समान नहीं होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। जब आपसे धाराएं पूछी जाए या कुछ भी पूछा जाए तो बस आपको ये याद रखना है, धारा कहें या आवेश कहें सेम बात है। ठीक है, आवेश भी श्रेणी क्रम में समान होता है और समांतर क्रम में आवेश समान नहीं होता। आवेश और धारा एक ही जैसे समझना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जब श्रेणी क्रम में बल्ब जुड़े होंगे तो लिख देना, जब बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तब धाराएं समान होंगी, जुड़े होंगे तब धारा समान होगी, धारा समान होगी, मतलब दोनों बल्बों में धारा समान होगी। ठीक है, दोनों बल्बों में धारा समान होगी लेकिन विभवांतर V अलग होगा। दोनों बल्बों में धारा तो समान होगी लेकिन विभवांतर V अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो हमें उसके लिए अगर हम प्रतिरोध निकाल ले R, R1 और R2, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ के हम लोग धारा निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सिंपल। सबसे पहले हमें P1 V1 की वैल्यू दी है, P2 V2 की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रतिरोध R1। ठीक है, 2 प्रतिरोध निकाल लेते हैं, प्रतिरोध R1 पहले निकाल लेते हैं। सूत्र V1 स्क्वायर अपॉन P1, अभी जो सूत्र बताया था वही से। V1 स्क्वायर की वैल्यू है 220, तो 220 गुणे 220 ऐसे कर सकते हो, या V1 स्क्वायर है तो 220 का स्क्वायर भी कर सकते हो। 220 का अगर स्क्वायर करोगे तो उसका तो यही मतलब है 220 का गुणा 220 से, तो वैसे ही लिख दिया 220 गुणा 220। बट हमें P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू 60 वाट, 60 रख दो। हल कर लो इसे, 0 से 0 काट देना। ठीक है, अब इसे हल करें, 2 तिया 6 कर दो, 2 से काटो 11, गुणा कर लो, 11 0 0, 11 दून 22, 2 बचा, 11 दून 22, 2 24, 2420/3। ठीक है, ये 2420/3 ओम का आपका आ गया। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने तो ज़्यादा सॉल्व करने के आगे दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम दूसरा प्रतिरोध निकाल लेते हैं, प्रतिरोध R2, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, चाहे फर्स्ट बल्ब, ये सेकंड बल्ब। ठीक है, अच्छे से लिख ले, पहला बल्ब का आप लोग अच्छे से लिख लेना, पहले बल्ब का प्रतिरोध, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, ऐसे लिख लेना। ठीक है, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर V2 स्क्वायर अपॉन P2, V2 स्क्वायर, V2 भी सेम ही है, तो 220 गुणे 220 बटे में P2 की वैल्यू 100 वाट थी ना, 100 है, तो यहाँ से 100 वाट है, 0 से 0 कैंसिल कर दो दोनों के, 22 गुणे 22 मिल के बनेगा 484 ओम। ठीक है, 484 ओम। तो R1 की वैल्यू मिली, R2 की वैल्यू मिली। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, कौन सा, अब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े तो लिखते हैं R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तब क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध R बराबर, तुल्य प्रतिरोध R बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है ये 2420/3, 2420/3, या अगर हल करना चाहो चलो कर ही लेते। ठीक है, 3 का भाग दो, 3 8 24, ठीक है, 3 8 24, फिर 0, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, इसे 806.66 कही के जाएगा इसे। ठीक है, ऐसे जाएगी वैल्यू। अब इसे यहाँ पे 806.66 रखते हैं, 806.66 प्लस 484, इसे जोड़ देते हैं, 806.66 484.00, 6 ये आ गया, 0.4610, 1 हासिल, 1 8 9 1290.66, ऐसे आएगी 1290.66, ऐसे करके वैल्यू आएगी। ठीक है,
हाँ ये इस ऐसे ही वैल्यू आएगी, ठीक है, 1290.66 करके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला, श्रेणी क्रम का प्रतिरोध। अब हमें निकालना क्या है, धारा। तो अब हमें धारा निकालनी है, तो धारा आई बराबर सूत्र सबको पता है, ओम का नियम V/R। V कौन सा लगेगा, जो पूरे परिपथ का V होगा। पूरे परिपथ का V कहाँ है, ये मेंस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे V की वैल्यू 220 बटे में R की वैल्यू 1290 रख लो। या यार अगर वैसे ही रखते तो कोई दिक्कत वैसे नहीं थी, चलो यार सॉरी वैसे ही रख लो, ठीक है, उसमें ज़्यादा आराम रहेगा, नहीं तो इसमें हल करने में दिक्कत हो जाएगी। 2420/3 प्लस 484, एलसीएम ले लेना सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते, सिंपल सा हल हो जाएगा यार, क्या करना। 3 2420 ये आया, 1 का भाग दो 3 बार, 3 चौको 12 2 1 और 3 8 24 1 25 5 2 3 चौक 12 14 14 52, इसे जोड़ दो 2 5 2 7 4 4 8 3/3, ठीक है, ये आ जाएगा 3872/3 ओम, ठीक है, 3872/3 ओम। अब इसके बाद धारा आई बराबर V/R। V की वैल्यू हमारे पास है 220 बटे में R की वैल्यू 3872/3, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। आप लोग किसी टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहो तो दशमलव में वैल्यू करके यहाँ पे करके भाग दे देना, जैसा आपको आसान लगे। हमें ऐसा आसान लगा, हमने ऐसे किया, ठीक है। कैलकुलेशन में यार कुछ नहीं है, जो आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन सबकी अलग अलग होती है, आपको आसान जो लगती है वो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप 3 ये सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 220 × 3 बटे में 3873 है, 72 है यार, 73 क्यों कर दिया, 72 गुणा करो, 3 0 0 3 दूना 6 3 दूना 6, ठीक है, 220 3 660 3872। अब इसका भाग देना है आपको, ठीक है, अब इसका भाग देना है आपको, तो हम भाग दे के वैल्यू बता रहे हैं कितनी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। आंसर हम आपको सीधा सीधा बता दे रहे हैं, आंसर आपके पास कितना आएगा, ठीक है। आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी 0.17 एम्पियर आएगी, ठीक है, कितनी आएगी 0.17 एम्पियर। तो इस टाइप से 0.17 एम्पियर आएगी। कब ये धारा आएगी, जब बल्ब आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तब धारा समान होगी, इसलिए ये आई धारा हमने निकाली। लेकिन जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तब धारा आई समान नहीं होगी, तो हमें दोनों बल्बों के लिए अलग अलग धाराएं निकालनी पड़ेगी। श्रेणी क्रम में जुड़ा था इसलिए दोनों बल्बों में हमने कहा धारा समान होगी। 2 बल्ब हो, 3 बल्ब हो, 4 बल्ब हो या 100 बल्ब हो, अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनमें सभी में धाराएं समान होगी, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। और अगर समांतर क्रम में है तो विभवांतर समान होगा लेकिन धारा अलग अलग होगी। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। इसको एक जगह पे नोट कर लेना, जहाँ आपने नोट्स बनाई हो, ठीक है, इसको एक जगह पे नोट कर लेना। तो ये अभी निकला है जब बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तो आप लोग जरा इसे नोट कर लो, तो इधर वाला इरेज करके समांतर क्रम के लिए बता देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहे हैं इधर वाला, क्योंकि अब हमें समांतर क्रम का निकालना है, तो कहाँ पे, यहीं पे निकालेंगे, ठीक है, समांतर क्रम के लिए। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, जब दोनों बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हों, जब बल्ब समांतर क्रम में जुड़े होंगे, जब बल्ब समांतर क्रम में जुड़े होंगे, देखो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब एग्जामिनर को क्या पता कि मतलब आपने धारा 1 क्यों निकाली, केवल आई का मान क्यों निकाला। आप जब लिख दोगे कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों बल्ब तो धाराएं समान होगी, तो वो समझ जाएगा हाँ आपको आता है, ठीक है। तो इस टाइप से लिखना, जब बल्ब समांतर क्रम में होंगे तब धाराएं अलग अलग होंगी। धाराएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। तब धाराएं अलग अलग होंगी, मतलब पहले बल्ब के लिए हमें अलग धारा निकालनी पड़ेगी, दूसरे बल्ब के लिए अलग धारा निकालनी पड़ेगी। उसमें धारा सेम थी, इसलिए हमने सबसे पहले इसका प्रतिरोध, फिर इसका प्रतिरोध, फिर उसे श्रेणी क्रम में जोड़ के हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, फिर धारा I बराबर V/R लगा के सूत्र से निकाल लिया। लेकिन इसमें धारा दोनों के लिए समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। इसमें भी धारा अलग, इसमें भी धारा अलग, इसलिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले बल्ब के लिए धारा निकाल लो, पहले बल्ब के लिए धारा के लिए धारा I बराबर, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, I बराबर P1/V1, ठीक है। P बराबर सूत्र होता है VI, शक्ति बराबर सूत्र होता है विभव गुणे धारा, P बराबर VI। यहाँ से I बराबर निकाल सकते हो P/V, तो I1 बराबर P1/V1, ठीक है। I1 बराबर सूत्र हो जाएगा P1/V1। I1 धारा है पहले बल्ब के लिए, P1 उसकी पहले बल्ब की शक्ति, V1 उसका विभव, ठीक है। यहाँ से निकाल लेना I1 बराबर 60/220, P1 की वैल्यू 60 है, इसकी 220, 0 0 कटा, यहाँ से 2 से काट देना, 2 3 6 11,
ठीक है, 2 से भी काट दिया। अब इसके बाद वैल्यू निकालो, I1 बराबर 11 है तो यहाँ पे आएगा 0.11 दूनी 22, 8 बचा, 1177, 3 बचा ना, फिर 11 दूना 22। इस टाइप से 0.27 इतने तक ही रहने दो, 0.27 एम्पियर। ठीक है, 0.27 एम्पियर ये पहले बल्ब के लिए धारा आ जाएगी। ठीक है, ये कैसी धारा आई? पहले बल्ब के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन पूरी कोशिश करो आपसे जैसा बन रहा है अपने मन से करने की कोशिश करो। कैलकुलेटर अभी आना यूज करना मोबाइल का, नहीं अगर अभी से मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करने लगोगे तो फिर एग्जाम में क्या होगा, इसलिए पूरी कोशिश करो, टाइम चाहे जितना लगे अच्छे से कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, आप दूसरे बल्ब के लिए धारा, दूसरे बल्ब के लिए धारा I2 बराबर P2 बटा V2। P2 की वैल्यू 100 है, 100 बटा 220। P2 की वैल्यू 100 बटा 2, P2 की 100 है, V2 की 220। हल करो, 0 0 कैंसिल, 2 से काटो 2 पंचा 10 और 2 से काटा 22 को 11, भाग दे दो 11 0 पर, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पचा 55, 11 पचा 55। हाँ सही है। ठीक है, तो 0.45 एम्पियर आ जाएगी I2 की वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से आपकी धारा आ जाएगी। आप चाहो तो आगे तक ले जा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे 2 अंक तक 3 अंक तक चाहो तो ले जाओ। 11 चौको 44, 6 बचा, 11 पच 55, 5 बचा, फिर 11 पचे 55 कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से 0.455 एम्पियर कर सकते हो। यहाँ पे था, वैसे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 11 जब भाग दिया, 11 दून 22, 8 बचा, 11 से 77, 3 बचा, 11 दूना 22। इस टाइप से आप 3 अंक तक भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू 0.272 एम्पियर, इसकी 0.455 एम्पियर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हल है। मस्त क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। हमें वैल्यू केवल इतनी वैल्यू दी थी। अब कहा जब 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब धाराएं ज्ञात करो। श्रेणी क्रम में के लिए धाराएं अलग अलग होती, मतलब श्रेणी क्रम के लिए धाराएं समान होंगी, इसलिए I का मान निकाला, I बराबर V बटा R हमने निकाला। जब समानता क्रम हुआ तो समानता क्रम के लिए धारा अलग अलग हुई दोनों बल्ब में, तो I1 निकाला, I2 निकाला। आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा हो तो यार कमेंट करके भी आप लोग जरूर बताना समझ में आ रहा है, और वीडियो को भी लाइक कर लो। ठीक है, क्योंकि मस्त तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो पे लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अब आप लोग इसे नोट कर लो। आप भैया बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। पढ़ो क्वेश्चन। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करो। सिंपल सारी वैल्यू पहले नोट करो क्या क्या दिया गया है, फिर उसमें फॉर्मूला सोचो कौन सा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करके देखो। ठीक है, और हम भी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया है सबसे पहले ये आपको नोट करना है। आपसे कहा गया 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं? ई से, तो ई की वैल्यू है 12 वोल्ट। अब इसके बाद कहा गया 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू है 3 ओम। अब कहा गया किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया इसे। ठीक है, यदि परिपथ में धारा I बराबर 0.5 एम्पियर हो तो जुड़े प्रतिरोध R का मान बताओ। ये आपसे पूछा गया, जो दिया हमने नोट कर दिया। हमें E की वैल्यू दी है, स्मॉल r की वैल्यू दी है, I की वैल्यू दी है। आपसे कहा गया जुड़े प्रतिरोध का मान बताओ। जुड़े प्रतिरोध का मान मतलब R का मान पूछ रहा है। E का मान अब विद्युत वाहक बल दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है, फिर कहा गया भैया कि 0.5 एम्पियर की धारा। आप कह रहे हैं इससे जुड़े प्रतिरोध का मान बताओ, तो प्रतिरोध R ही तो होगा, इसी का मान बताना है। सिंपल, आपको फॉर्मूला पता है कौन वाला, कौन सा फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला पता है V बराबर E माइनस IR। इसी में V बराबर अगर ओम का नियम लग दे IR, E माइनस IR, तो यहाँ से इसको इधर ले लो तो I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r बराबर E। यहाँ से I कॉमन ले लो, R प्लस R बराबर E, और यहाँ से अगर फॉर्मूला बना ले तो I बराबर E बटे में R प्लस R। इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दो। आपको निकालना है क्या? कैपिटल R निकाल लोगे। ठीक है, I की वैल्यू दी गई 0.5 बराबर E की वैल्यू है 12 वोल्ट था, बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 3। सिंपल सारी वैल्यू रखो, आंसर आपके सामने। R प्लस 3 आया, इसको इधर भेज दो तो गुणा में आ जाएगा।
ठीक है, या एक काम करते हैं, इसे अच्छे से हल करने के लिए दशमलव हटा लो, नीचे जीरो बढ़ा लो। ठीक है, जब दशमलव हटेगा तो इस नीचे एक जीरो बढ़ा सकते हो, मतलब एक अंक के अगर दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाते हो तो एक जीरो बढ़ेगा, दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव हटाते हो तो दो जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने 0.5 को 5/10 बना लिया। ठीक है, बराबर कितना है 12/r+3। इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर कर दो, तो r+3 को इधर भेज देंगे हम लोग, तो 5 × r+3 और उधर ये 10 उधर चला जाएगा, 12 दाम 120। ठीक है, अब r+3 को यहीं रखो, 5 को नीचे भेज दो तो 120/5 काट दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 24, 24 × 120, तो r+3 बराबर 24, r+3 बराबर 24। इस 3 को उधर भेज दो, r बराबर 24 - 3, तो r का मान 21 ओम, यही आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला रखना था, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो एकदम आसान था, आप लोग समझ चुके होंगे। एक सिंपल फॉर्मूला लगा I बराबर E/r+r वाला, यहाँ से r की वैल्यू 21 ओम आ चुकी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, तो आप जल्दी से इसे भी नोट कर लो। आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखो भैया, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में बांटकर इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया, इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का। कहा गया 10 ओम प्रतिरोध का एक तार है जिसे 5 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध का तार है जिसे 5 बराबर भागों में बांटा गया है। अब कह रहा है अब अगर इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है, अब अगर इन बांटकर इन पांचों भागों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसे समझना है अच्छे से। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सिंपल क्या दिया गया हमें, हमसे कहा 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में। ठीक है, तो 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में ना, 5 बराबर भागों में अगर बांटा जाएगा तो उसके लिए अलग अलग प्रतिरोध 5 भाग बांटोगे तो 5 अलग अलग प्रतिरोध आपको मिलेंगे। तो 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग का मान, ठीक है, प्रत्येक भाग का जो मान आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, मतलब 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग का मान कितना आ जाएगा। देखो, अगर कोई चीज है मान लो 10 मीटर की, अगर आप उसे 5 भागों में बांटते हो तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर की कोई मान लो वस्तु है, उसे 5 भागों में बांटना, कितने कितने भागों में बांटोगे। 5 में बांटने के लिए अगर दो मान लो 5 लोग हैं, अगर हमको 10 मीटर की कोई चीज़ है उसको 5 लोग को देना है तो कैसे दे सकते हैं, 2-2 मीटर सबको दे देंगे। तो इसके लिए हमने क्या 5 से भाग दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 10 हमारे पास 10 ओम का प्रतिरोध है, 5 बराबर भागों में बांटना तो 5 से भाग दे दो, 5 दूना 10, तो प्रत्येक को हमें कितना प्रतिरोध देना होगा, 2 ओम। ठीक है, प्रत्येक को हमें कितना प्रतिरोध देना होगा, प्रत्येक भाग का मान कितना होगा, 2 ओम। तो यहाँ से अगर 5 प्रतिरोध हो जाएंगे तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम। क्योंकि हमें 5 भागों में बांटना था, अगर 10 ओम का प्रतिरोध उसे 5 भागों में बांटोगे तो 10/5 हो जाएगा बराबर 2, मतलब प्रत्येक भाग का मान कितना आ जाएगा, 2 ओम। 5 प्रतिरोध कितने ओम के हो जाएंगे, 2 ओम के हो जाएंगे। बराबर में बांटना था इसीलिए भाग दे दिया सीधा, हमारे पास एक हिस्सा निकल आया 2 ओम का। ठीक है, अब हमें कहा गया इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम में जोड़ने पे लिख दो, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो पूछा गया संयोजन का परिणामी प्रतिरोध। समांतर क्रम में जोड़ने पे जो संयोजन का परिणामी प्रतिरोध आएगा R, उसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से समांतर क्रम का सूत्र लगा दो, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये फॉर्मूला लगाओ, सीधा 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि R1 से R5 तक की सभी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे बट्टे में 2 रख रहे हैं। ठीक है, 1/2 1/2 प्लस 1/2, सभी की वैल्यू R1 R2 R3 R4 R5 की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ से हल कर लो, 1/R बराबर, देखो जब सब में हर समान है ऊपर वाले जोड़ दो सीधा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आ गया 5/2। ठीक है, 5/2 आ गया। हमें 1/R की वैल्यू मिली 5/2, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, R की, तो हम इसे उल्टा कर देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, 2/5।
ठीक है, इसे उल्टा किया तो r/1 हो गया, और ये भी उल्टा हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ से अगर 5 का भाग दे दे तो 5 का भाग देने में 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r का जो मान आएगा 0.4 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 0.4 ओम। पूछा गया था संयोजन का परिणामी प्रतिरोध कितना आ जाएगा 0.4 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग समझ सकते हो कैसे ये हल हुआ है। ठीक है, 10 ओम के प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में बांटा तो 2-2 ओम के पांचों भाग आए, उनको समानता क्रम में जोड़ा, समानता क्रम का सूत्र लगा, आसानी से 0.4 ओम का आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप देखो भैया, ये जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना पूरा। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो, ये पूरा आपका चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ये पूरा आपके पास क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। आपसे कहा गया है कि चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चित्र में देख लो क्या क्या लगा है, पहले देख लो। यहाँ पे आपको ई का मान दिया 190 वोल्ट। ठीक है, सेल के जो बैटरी है उसके विद्युत वाहक बल ई का मान 190 वोल्ट है। आगे जाओगे यहाँ पे एक 100 ओम का प्रतिरोध लगाए, यहाँ पे आओगे एक 50 ओम का प्रतिरोध लगाए, यहाँ पे जाओगे एक 75 ओम का प्रतिरोध लगाए, एक यहाँ पे 50 ओम का प्रतिरोध लगाए। आपसे पूछा ये गया है कि चित्र में दर्शाए गए इस 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो कि इस 75 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मान बताओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी है पेपर में। तो देखो आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये बात करें, हमसे पूछा गया है कि 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इस 75 ओम के प्रतिरोध में धारा बताओ, कैसे बताएं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज़ तो सबसे पहले पता होनी चाहिए जो अभी बताई थी कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो उसमें आई का मान समान लेकिन वी का मान अलग होता है या भिन्न होता है। अगर समांतर क्रम संयोजन है तो उसमें वी का मान समान लेकिन आई का मान भिन्न होता है। इतना पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैसे, देखो समझो। अगर बात करें 75 ओम का प्रतिरोध, 75 ओम का प्रतिरोध, तो 75 ओम का प्रतिरोध सबसे पहले देखो किस टाइप से जुड़ा हुआ है। देखो 75 ओम का ये जो प्रतिरोध है इसके साथ आपको दो प्रतिरोध दिख रहे होंगे। एक 75 ओम ये है, ये कहाँ लगा है, इस 50 ओम और इस 50 ओम के एकदम इस टाइप से विकर्ण में कह सकते हो या बीच में। देखो 50 ओम का प्रतिरोध इस टाइप से, इसके विकर्ण में यहाँ पे आपका 75 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे आपका एक कौन सा है 50 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे भी लगा है इस टाइप से। ये क्या है, 50 और 50 ओम के बीच में लगा है 75 ओम का। ठीक है, 50 ओम के बीच में 75 ओम का लगा है। अगर बात करें ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं तो बताओ किस क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम। तो देखो अगर बात करें ये प्रतिरोध अगर इस टाइप से जुड़े होते, मान लो एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा होता है इस टाइप से, एक प्रतिरोध यहाँ पे इस टाइप से लगा होता, एक प्रतिरोध यहाँ से इस टाइप से लगा होता, तो ये क्रम श्रेणी क्रम होता। लेकिन इसमें रास्ते बदल गए, ये इसको इस टाइप से जोड़ा गया है, तो ये आपके तीनों प्रतिरोध किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। अगर ये चिन्ह ना लगा होता, केवल ऐसे ही होता, तो ये कैसा क्रम होता, श्रेणी क्रम। लेकिन इसको ऐसे जोड़ दिया गया, मतलब ये तीनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में। ठीक है, तो 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में। तो अगर समांतर क्रम में ये तीनों प्रतिरोध जुड़े हैं तो आपको ये देखना है कि 75 ओम में धारा पूछी गई, अगर ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो 75 ओम में धारा कैसे निकलेगी, अब आपको ये दिमाग लगाना है। तो समांतर क्रम के लिए आपको एक चीज पता है कि V का मान समान होता है लेकिन धारा I का मान भिन्न होता है, धारा I का मान भिन्न होता है। तो हमें यहां से ये तो पता चला कि इसमें भी अलग धारा आएगी, इसमें भी अलग धारा आएगी, इसमें भी अलग धारा आएगी। ये हमें पता चला कि इन तीनों प्रतिरोधों में धाराएं तो अलग आएंगी, लेकिन इसमें एक चीज सेम है। क्या चीज सेम है, विभव V का मान सेम है। इसमें भी सेम विभव होगा, इसमें भी सेम विभव होगा, इसमें भी सेम विभव होगा। ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधों में सेम विभव होगा। तो अगर देखो ये जो आपको दिया ई का मान दिया, विद्युत वाहक बल का मान दिया, अगर किसी तरह से हम इन तीनों का विभव ज्ञात कर लें, ध्यान से समझो, अगर हम किसी तरह से हम इन तीनों का विभव ज्ञात कर लें, क्योंकि तीनों का विभव जो होगा सेम होगा, अगर हम किसी तरह से इन तीनों का विभव ज्ञात कर पाए तो हम अगर विभव ज्ञात कर लेंगे तो सिंपल हम धाराएं भी इनमें तीनों में अलग अलग धाराएं भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन तीनों का विभव, देखो विभव है समान, तो जो चीज समान हो उसको निकालने की कोशिश करो। इन तीनों में विभव समान है इसलिए विभव निकाल लो, अगर तो आप धारा निकाल लोगे। ठीक है, अगर आप इन तीनों में विभव निकाल लो तो आप धारा निकाल लोगे। कैसे, इस क्वेश्चन को हल करते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, देखना अभी हम केवल इसका विभव निकालेंगे और हमारी धारा निकल आएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले विभव निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ठीक है। सिंपल हमारे पास 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम, 50 ओम, 75 ओम तथा 50 ओम किस क्रम में है? समांतर, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होते हैं तो सूत्र तुल्य प्रतिरोध का क्या होता है? आर बराबर R1, सॉरी समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही सूत्र होता है ना। फिर 1/R बराबर सबकी वैल्यू रखो, 1/R1 की वैल्यू कितनी? 50, इसे R1 मानो, इसे R2 मानो, इसे R3 मानो, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दो। R1 की वैल्यू 50 रखी, R2 की वैल्यू 75 है, R3 की वैल्यू कितनी? 50, ठीक है। अब आपको करना है क्या? इनका एलसीएम ले लेना है। 1/R बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 25 दूना 50 मतलब 150 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 25 दूना 50 मिल रहा है, यहाँ भी 25 दूना 50 मिल रहा है, लेकिन 3 यहाँ पे स्टार है, इससे 50 तिया 150 एलसीएम आएगा, ठीक है। 50 का अब आपको इसमें भाग देना है, 50 तिया 150, 3 का 1 से गुणा 3 प्लस एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। 75 का 150 में भाग 2 गया, 2 का ऊपर 1 से गुणा 2 प्लस 50 का 150 में भाग 3, 3 का ऊपर 1 से गुणा 3। अब यहाँ पे 1/R बराबर 3 दूना 5 3 8/150, 8/150, ठीक है। अब हमें 1/R की वैल्यू तो चाहिए नहीं, R की वैल्यू चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो। R/1 बराबर 150/8, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया, 1/R को R/1 कर दिया और 8/150 को 150/8, ठीक है। अब इसे हल कर लो, 8 से भाग दे दो, 8 × 8 बचा 6, 6 बचा, 8 × 7 = 56 बचा 4, 4 बचा, 8 × 5 = 40, R बराबर 17.5 ओम। R का मान आया 17.5 ओम। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? R का मान मिल गया 17.5 ओम, ठीक है। कि यहाँ पे कितना है आपके पास? यहाँ पे आपके पास कितना है? 17.5 ओम का। तो अब ये जो चित्र बनेगा वो कैसा बन जाएगा? इस टाइप से। देखो हम आपको यहाँ पे एक नया चित्र बना के दिखाते हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास एक सेल या बैटरी लगी है इस टाइप से, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक सेल या बैटरी जो लगाया है वो लगा है। फिर इसके बाद यहाँ पे 100 ओम का प्रतिरोध है। फिर यहाँ पे अब एक ही प्रतिरोध बच जाएगा, कितने का आया है? 17.5 ओम का। अब आपका चित्र कुछ इस टाइप से बन जाएगा। आप सबके मन में आ रहा होगा भैया इस टाइप से चित्र कैसे बना दिया? इस चित्र को इतना छोटा सा कैसे बना दिया आपने? ठीक है, ये आपका 190 वोल्ट है, ठीक है, 190 वोल्ट, ठीक है। इस चित्र को हमने इसलिए इतना छोटा बना दिया क्योंकि आपने क्या किया? 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम को जोड़ा किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने पे हमें क्या मिला? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का यही मतलब होता है कि अगर 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में जोड़ के तुल्य प्रतिरोध का मान ला रहे हो, तो तुल्य प्रतिरोध का यह मतलब होता है कि 3 को जोड़ने में जितना मान आएगा उतना ये एक प्रतिरोध पूरा करेगा, ठीक है। तो इन तीनों का जो मतलब है वो एक प्रतिरोध पूरा करेगा, ठीक है। तो यहां पे अब इन तीनों को आपको नहीं सोचना। अब आपके पास क्या है? 17.5 ओम का प्रतिरोध, 17.5 ओम का प्रतिरोध। तो अब यहां पे जो जोड़ने पे जो 17.5 ओम और ये आपके पास है 100 ओम, ठीक है, ये आपके पास है। तो अगर हमें 17.5 ओम में हमें क्या चाहिए? विभव। 17.5 ओम में अगर हमें विभव चाहिए तो हमें क्या करना होगा? विभव कब निकाल सकते हो? अगर इस 17.5 ओम में विभव निकालना है तो विभव V का मान हम तब निकाल सकते हैं। V तो हमें अगर निकालना है, R का मान 17.5 ओम, लेकिन धारा भी तो चाहिए, धारा भी तो चाहिए। तो धारा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां पे ये 100 ओम का प्रतिरोध, यहां पे 17.5 ओम का प्रतिरोध। बताओ ये किस क्रम में जुड़े हैं? ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? बताओ। श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़ा है, इस प्रतिरोध के बाद ये वाला प्रतिरोध जुड़ा है, तो किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारा समान होती कि नहीं? श्रेणी क्रम में धारा समान होती कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के इसकी धारा निकाल ले तो जो धारा 100 ओम के प्रतिरोध में होगी वही धारा 17.5 ओम वाले प्रतिरोध में होगी कि नहीं? आप लोग बताओ। क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, इसलिए इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के हम इनका मान निकालेंगे, और जब धारा समान होगी तो इसमें भी उतनी धारा, इसमें भी उतनी धारा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ये जो 17.5 ओम का ये जो नया प्रतिरोध बना इन तीनों को जोड़ने पर, और 100 ओम का प्रतिरोध है, इनको हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लिखते हैं 17.5 ओम तथा 100 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, ठीक है। पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है जिससे रटना ना पड़ जाए कि ये ना कहो भैया रटवा रहे हो क्या, ये सब सिस्टम नहीं। आपको सवाल फील करो, ठीक है, खुद से समझो, पूरी कोशिश है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से जो नया प्रतिरोध R डैश मान लेते हैं उसे, तो यहाँ से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R डैश बराबर R1 प्लस R2, R डैश बराबर R1 इसको मान लो 17.5 प्लस R2 मान लो 100। अब इसे जोड़ दो, R डैश बराबर 117.5 ओम का आ जाएगा, जोड़ लेना। ये आपके पास क्या आया? श्रेणी क्रम में जोड़ने पे प्रतिरोध।
तो ये जो 117.5 ओम आया, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे आया। तो अब ये जो दो लोग काम कर रहे थे वो अब क्या करेगा, केवल एक प्रतिरोध काम करेगा। यहां पे मान लो लगा दिया। अब चित्र कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब चित्र कुछ इस टाइप से बन जाएगा जिसका मान होगा 117.5 ओम, ठीक है। पहले इन तीनों को जब समांतर में जोड़ा तो एक प्रतिरोध आया 17.5 ओम का, जो कि यहां पे लग गया। अब जब इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया तो अब हमारे पास केवल ये वाला प्रतिरोध बना, जो कि पूरे का तुल्य प्रतिरोध है 117.5 ओम। तो अब हमें ये प्रतिरोध मिला। अब हमें ये क्या मिला, विभव बोल सकते हो या विद्युत वाहक बल। तो अब हम धारा निकाल सकते हैं। लिखते हैं परिपथ में धारा। परिपथ में धारा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो धारा I का अगर मान निकालना है तो ये और ये वाला जो ये निकला था ये श्रेणी क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध इतना आया। अब तुल्य प्रतिरोध से हम धारा निकाल सकते हैं। धारा बराबर E/R या V/R लगा सकते हो। E कितना है 190 बटे में R डैश, यहाँ पे R डैश रखना क्योंकि ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। 117.5 मान निकाल लेना। मान हम आपको बता दे रहे हैं कितना आएगा, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना, इसे हल करने के लिए दशमलव हटाना, 0 बढ़ जाएगा, 1900 बट्टा 1175 आएगा, ठीक है। अब इसका भाग देना, हम आपको आंसर बता रहे कितना आएगा, ठीक है। धारा का मान आपको डायरेक्ट यहाँ से बता दे रहे हैं। धारा आपकी वही आएगी 1.6 एम्पियर की, ठीक है। आप लोग निकालना, भाग देना, 1.6 एम्पियर की धारा आपके पास आ जाएगी। तो ये धारा आपको किसकी मिली है, धारा आपको पूरे परिपथ की मिली है। तो हमने कहा था ये आपका 100 ओम का प्रतिरोध और ये जो आपका 17.5 ओम का प्रतिरोध आया था, ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में थे, श्रेणी क्रम में। इस टाइप से बना था ना, अभी इस टाइप से चित्र था आपके पास। यहाँ पे कौन सा प्रतिरोध था, 100 ओम, यहाँ पे था 17.5 ओम। यही प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में थे। तो श्रेणी क्रम में हमने कहा था इनमें धारा सेम होगी, इसमें भी इतनी ही धारा होगी 1.6 एम्पियर की, इसमें भी धारा इतनी ही होगी, ठीक है। तो जब इसमें भी धारा इतनी है, इसमें भी धारा इतनी है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हम यहाँ धारा क्यों निकालें, हम धारा इसलिए निकाले कि हमें इन तीनों में चाहिए विभव। मेन हमने पहले ही बता दिया था कि हमें इन तीनों में चाहिए विभव। अगर हमने विभव निकाल लिया तो हमें पता है ये तीनों समांतर क्रम में है, तीनों में धारा क्या समान होगा, विभव समान होगा। तो हम 75 ओम में भी धारा निकाल सकते, 50 ओम में भी धारा निकाल सकते, 50 ओम में भी निकाल सकते। विभव समान होने की वजह से हमें इन तीनों का विभव जरूरी है, इन तीनों का हमें विभव चाहिए। तो तीनों के विभव के लिए ही हमने इनको समांतर क्रम में जोड़ के ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो तीनों के विभव के लिए हमने इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा था। फिर हमने जब इन्हें तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा तो विभव हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें धारा पता होगी। तो इसलिए हमने इसको 17.5 वाले और इसको श्रेणी क्रम में तो धारा समान होती है, इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ के धारा निकाल ली है। अब धारा निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रतिरोधों का विभव निकाल लेंगे। तो अब हम लिखते हैं 17.5 ओम में विभव, प्रतिरोध में विभव, प्रतिरोध में विभव निकाल लेंगे हम लोग। सूत्र भैया बताओ आप लोग, V बराबर IR। तो V बराबर I धारा है 1.6, R का मान रख दो यही 17.5 वाला। यहाँ पे R डैश था इसकी वैल्यू, ये 17.5 थी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेना। देखो गुणा हम करते हैं, यहाँ पे 2 दशमलव भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। 16 पंचे 80 की 0, 8 बचा, 16 सत्ते 112, 8 20 0 12 बचा, 16 कम 16 और 12 मिला के 28, 2 अंक पे दशमलव, 28.00, मतलब सीधा सीधा 28 वोल्ट का आना चाहिए। ठीक है, तो 28 करेगा जाएगा। इसमें एक चीज़ हमने गड़बड़ की थी, क्या, यहाँ पे यार गड़बड़ हुई थी मेन। देखो कहाँ पे, यहाँ पे मेन गड़बड़ यहाँ पे हुई थी, ठीक है। भाग देने में गड़बड़ हो गई थी, देख लो गड़बड़ हुई थी यहाँ पे। आप लोगों को देखो ध्यान से, जब 8 का भाग दिया, 8 एक कम 8 बचा कितना, 8 7 15 होता, हमने 6 समझा था, 7 बचता है तो 70 हुआ। अब 8 8 64 की 6, 5 बचा, फिर 8 7 56 4 बचा, 8 5 40, 18.75 ओम आएगा। तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी वैल्यू कितनी होगी, 17.5 की जगह 18.75। अब इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 118.75 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग इसे जोड़ेंगे, ठीक है, इसे फिर से करना होगा। देखो यहाँ पे आपके पास था कितना, ई का मान कितना था, 190 बटे में 118.75। आप जब दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ पे, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, तो 19,000 बटे में 118.75 हो जाएगा। आप भाग दे के देखना, I बराबर 1.6 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R की जगह आपको ये वाली वैल्यू रखनी है, इसके लिए सॉरी ये पहले भाग देने में गड़बड़ हो गया था, 18.75, ठीक है। थोड़े से में आंसर गलत हो जाता अभी, ठीक है। आप भाग दिया है, अब सही है। अब आप लोग गुणा कर लो, आपका V का मान सही आएगा, ठीक है। तो 16 गुणा 1875 करो, 16 पंचे 80,
बचा कितना 8, 16 7 112, 8 20, ठीक है, बचा 12, 16 8 128 और 12 मिला के 140, 14 बचा, 16 कम 16 और 14 मिला के 30, इतनी वैल्यू आएगी। दशमलव का ऐसा लगेगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3, सीधा सीधा 30.30 आपको गुणा करने पे मिलेगा। गुणा करके देख लेना, 30.30 मिलेगा, सीधा सीधा 30 वोल्ट। हम अपने मन से देखो यार गुणा करते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि कैलकुलेशन हम खुद से करते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। पूरी कोशिश आप लोग भी यही किया करो कि कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, भले 1 2 बार गलत हो गया यार, आप आंसर ले आओगे, ठीक है। तो कितना आया V का मान 30 वोल्ट। तो अब हमें क्या मिला है, ये वैल्यू 17.5 ना होकर 18.75 थी, तो इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसका मान ये आया था, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, इसमें हमने विभव निकाल लिया 18.75 ओम में, 18.75 ओम में हमने विभव निकाल लिया। तो अगर हमें इसमें विभव मिल गया, तो हमने बताया था इसका विभव मतलब इन तीनों का विभव, ठीक है, क्योंकि इसी को जोड़ के तो ये विभव मिला था, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पे। तो अगर ये इसका विभव निकला है तो इन तीनों में विभव कैसा होगा, समान होगा, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है बताओ, ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होने की वजह से विभव समान है, लेकिन I का मान भिन्न है। अगर आपने इन तीनों प्रतिरोधों में विभव निकाल लिया तो आप इन तीनों में से किसी भी प्रतिरोध में धारा पूछ ली जाती, आप निकाल लेते। आपसे 75 ओम प्रतिरोध में धारा पूछी गई, 75 ओम में धारा, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, I बराबर V बटा R। V कौन सा रखना है, ये वाला 30 वोल्ट वाला, ठीक है, बटे में R 75 है तो 75 रख दो, 15 दूना 30, 15 5 75, 2 बटा 5 निकाल लेना। 0.8 एम्पियर की धारा, सॉरी 0.4 एम्पियर की धारा आपके पास आ जाएगी और आपका यही आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था 75 ओम में धारा 0.4 एम्पियर की। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो। मेन चीज इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में देखो, मेन चीज आप इस क्वेश्चन को पूरा समझो फिर से, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो इस टाइप के आप सैकड़ों क्वेश्चन समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया कि आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाना सीख जाओ। मेन चीज क्या था आपसे, मेन चीज यही है कि ये याद रखो कि श्रेणी क्रम में I समान और V अलग होता है, और समांतर क्रम में V समान और I अलग होता है। पूरी बात आप समझ जाओगे। क्वेश्चन ने कहा था 75 ओम के प्रतिरोध में धारा बताओ, हमने देखा 75 ओम है क्या हमारे पास, ये रहा 75 ओम, ठीक है। अगर 75 ओम में धारा निकालनी तो इसके बगल वाले प्रतिरोधों को देखो, 50 ओम और 50 ओम, ये इन दोनों के साथ कैसे जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, ठीक है। ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध समांतर क्रम में थे, तो सबसे पहले अगर समांतर क्रम में, तो इसमें ये चेक कर लो समान क्या होगा, इसमें समान होगा क्या, समांतर क्रम में विभव। तो इन तीनों में अगर विभव समान है, R का मान तो हमें पता ही चल जाएगा, 75 ओम में निकालना तो R तो 75 ओम है। अगर किसी टाइप से हम इन तीनों का विभव निकाल लें, तो हमसे जिस भी प्रतिरोध में आपसे धारा पूछ लेगा हम बता देंगे, क्योंकि R तो पता है। V अगर तीनों में समान है, V इसमें समान, इसमें समान, इसमें समान, तो जिसमें समान, जो चीज़ समान हो उसको ध्यान दो। इसमें जो समान था हमने उसको पकड़ लिया, V समान है, तो हमें पूरा हमारे पास यही था कि हम सबसे पहले V निकालेंगे। अगर V निकल गया तो धारा निकल जाएगी। V निकालने के लिए इन तीनों प्रतिरोधों में V समान था, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध निकाला 18.75। इसके बाद हमने क्या किया, हमें पता चला कि 18, ठीक है, तो सिंपल हमें पता चला कि अगर इसमें हमें विभव चाहिए तो हमें इसकी धारा निकालनी पड़ेगी। तो धारा निकालने के लिए हमने देखा ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम में तो होने की वजह से धारा समान होती श्रेणी क्रम में, तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा सबसे पहले, तुल्य प्रतिरोध ये मिला। अब हमने परिपथ में धारा निकाल ली, क्योंकि 100 ओम में भी धारा सेम होगी और इसमें भी सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ठीक है। इनका तुल्य आया था ये 18.75, ठीक है। तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, इसलिए I का मान निकला ये। जितनी धारा इन तीनों को मिला के, मतलब इसमें नहीं, इन तीनों के तुल्य प्रतिरोध, इसमें धारा सेम होगी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो समांतर क्रम में, तीनों में धारा अलग अलग होगी, लेकिन इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध 18.75 का आया और 100 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, इसलिए इसमें धारा सेम होगी। जब आप लोग तुल्य वाला जोड़ दिया करो तो इस टाइप से एक रफली चित्र बना लिया करो, ठीक है। इसको तो अभी रेज कर देंगे, इस टाइप से रफली चित्र बनाए को, जैसे अभी तक हम बना रहे थे, ठीक है। तो इससे बना लिया करो। अब आपने देखा इन तीनों के तुल्य में, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, धारा निकली। आप धारा निकल आई तो अब इन तीनों के तुल्य से हम विभव निकाल सकते हैं, क्योंकि विभव तीनों में सेम होगा। तो तुल्य वाला जो प्रतिरोध था उसके लिए विभव निकाला, ये 30 वोल्ट का आया। अब इसके बाद 75 ओम में धारा पूछो, चाहे 50 ओम में पूछो, चाहे इस 50 ओम में पूछो, हम निकाल लेंगे। अगर 75 की जगह 50 में पूछ लेता तो R का मान ये होता, धारा का मान और ये विभव का मान ये होता। सिंपल I बराबर V बटा R लगता। V की जगह हम लोग 30 वोल्ट रखते और R की जगह 50 रखते। सिंपल निकाल लेते यहाँ से। 2 से 15 आता, 2 से 25 आता, 5 दिया 15, 5 5 25, 0.6 एम्पियर की धारा आपकी आ चुकी, ठीक है। सिंपल सा ये भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चाहे जिसमें आपसे पूछ ले अब आप बता सकते हो। तो जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो इस क्वेश्चन को अगर कम समझ में हो तो एक बार और पीछे करके वीडियो देख लेना, ठीक है। इसको इरेज कर देना, ये रफली आपको बनाना है, ठीक है।
ये आपको रफ में बना लेना, मस्त तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो आशा करते हैं भैया सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इस चैप्टर का एक सबसे महत्वपूर्ण टाइप बचता है फॉर्मूले मतलब क्वेश्चंस का, जो कि है किरचॉफ के द्वितीय नियम वाला, क्योंकि उसका क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आता है और उसमें सभी लोग फंस जाते हैं। तो आप ना फंसो, इसलिए अब उस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखो, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन सबको समझ में आया, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भैया अब बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। ये जान लो किरचॉफ के द्वितीय नियम वाला न्यूमेरिकल पेपर में ज़्यादातर हर साल आता है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन भी हमने लिया है, ठीक है। तो देखो इतनी आसानी से सॉल्व भी नहीं होगा, इसमें आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझना है, ठीक है। क्वेश्चन है संलग्न परिपथ के प्रत्येक सेल में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर की भी गणना कीजिए। मस्त क्वेश्चन है, देख लो ये आपका एक चित्र है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक सेल, जितने भी यहाँ पे सेल लगे हो उन सेलों में धाराएं ज्ञात करो और प्रतिरोध 3 ओम, जहाँ पे प्रतिरोध 3 ओम हो, जैसे यहाँ 3 ओम है, इसके सिरों के बीच में क्या ज्ञात करो, विभवांतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो। देखो इस चित्र को मेन समझना है आपको। ये चित्र इस टाइप से बना है ABCDEF, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे I1 धारा बह रही है, दिखाई गई है कि यहाँ पे I1 धारा बह रही है। यहाँ पे एक सेल लगा है, प्लस माइनस देख सकते हो। E1 सेल का विद्युत वाहक बल है 3 वोल्ट, और ये इसके जो सेल के बगल में प्रतिरोध लगा होता है उसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अगर ठीक बगल में कोई प्रतिरोध लगा तो उसे आप आंतरिक प्रतिरोध बोलोगे, ठीक है। तो सेल के ये बगल में प्रतिरोध लगा तो ये आंतरिक प्रतिरोध है R1 1 ओम। यहाँ पे देख सकते हो I1 धारा बह रही है, धारा भी देखना, ये यहाँ से I1 धारा बह रही है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आए, B के पास देखा तो यहाँ पे I1 प्लस I2 धारा बह रही है, प्रतिरोध है 3 ओम का, ठीक है। इसके बाद हम और नीचे आए, यहाँ पे इस दिशा में I2 धारा बह रही है, और यहाँ पे जब हम नीचे आए तो हमने देखा एक सेल और लगा है E2 जिसका मान है 2 वोल्ट। यहाँ पे एक आंतरिक प्रतिरोध R2 1 ओम, यहाँ पे I2 धारा बह रही है और यहाँ पे 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा है। तो ये आपका पूरा चित्र है। इस चित्र में आपसे पूछा ये गया है कि प्रत्येक सेल में धारा बताओ। एक सेल ये लगा E1, एक सेल ये लगा E2, मतलब E1 सेल और E2 सेल में धारा बतानी है। तो E1 सेल में कौन सी धारा बह रही है, I1, तो E1 सेल में धारा I1 निकालनी है। और E2 सेल में कौन सी धारा दिख रही है आपको, I2, तो E2 सेल में धारा I2 दिखानी है। फिर पूछा गया 3 ओम के सिरों के बीच में विभवांतर V का मान निकालना है। तो इसमें अगर धारा आपको निकालनी है, विभवांतर निकालना है, तो आपको यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना होगा। देखो यहाँ पे आपका किरचॉफ का द्वितीय क्यों लगता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था किरचॉफ के द्वितीय नियम को पास का नियम या लूप का नियम बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें बंद लूप होता है उसमें, यहाँ पे बात करें तो आप अगर देखो तो यहाँ आपको 2 बंद लूप दिखेंगे। देखो एक है ABEFA, इस टाइप से ABEFA, एक बंद लूप ये दिखेगा। बंद लूप का मतलब बंद हो जो, ठीक है, इस टाइप से बंद हो, जिसमें बैटरी लगी हो, धारा बह रही हो, सेल लगा हो, प्रतिरोध हो, तो उसे बोलेंगे बंद लूप, ठीक है। ये देखो एक ये मिल जाएगा BCDEB, ये भी एक बंद लूप है, तो यहाँ भी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगेगा। तो सबसे पहले हमें धारा निकालनी, तो हम कुछ धारा मान लेते हैं, लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं, माना E1 सेल व E2 सेल में बहने वाली धाराएं, E2 सेल में बहने वाली धाराएं यहाँ पे मान लेते हैं I1 व I2 है, ठीक है, जैसा कि चित्र में भी दिख रहा है I1 व I2 है। तो हमें I1 व I2 का मान सबसे पहले निकालना है, ठीक है, इतना हमने लिखा। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है और पहला ये ऊपर वाला लूप और नीचे वाला लूप दोनों को सॉल्व करना है, आपका निकल आएगा। यहाँ से लिखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अगर आपने अच्छे से किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ा है तो आपको पता है किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम में कहा गया था धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब सिग्मा IR जो होता है वो बराबर होता है विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के, मतलब सिग्मा IR बराबर सिग्मा E के होता है। सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग, ठीक है। तो सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यही होता है क्या,
किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, इसे बंद पास का नियम या बंद लूप का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई के होता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जब लगेगा तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हो, लिखा है ना, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो आई इंटू आर की वैल्यू प्लस में रखेंगे। जो अभी फॉर्मूला बताया सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। यहाँ पे अगर आप धारा की दिशा, मान लो धारा इस दिशा में बह रही, आप भी इस दिशा में चल रहे हो, तो आपको धारा की दिशा में चलने की वजह से प्लस का आई इंटू आर रखना है। और अगर आप धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो तो आपको आई इंटू आर की वैल्यू माइनस में रखनी है। इसी टाइप से अगर आप बैटरी के प्लस से माइनस की ओर चल रहे हो तो आपको माइनस ही रखना है, और अगर आप बैटरी के माइनस से प्लस की ओर चल रहे हो तो आपको प्लस ही रखना है। इसका क्या मतलब अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया, इसमें दो लूप है या दो पास है बंद आपके पास। देखो पहला है ये ए बी ई एफ ए, ठीक है, इस टाइप से ये ए बी ई एफ ए इस टाइप से बना देना, तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा आप कौन सा लूप ले रहे हो, ए बी ई एफ ए। तो यहां से लिखते हैं बंद लूप, बंद लूप, लूप लिख सकते हो या पास लिख सकते हो। ठीक है, बंद लूप ए बी ई एफ ए, देख लो कौन सा है। ठीक है, बंद लूप ए बी ई एफ ए से। ठीक है, देखो बंद लूप कौन सा है, ए बी ई एफ ए से। ठीक है, तो ए बी ई एफ ए में आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले किरचॉफ के द्वितीय नियम से चल रहे हैं। ये जो तीर का निशान ऐसे बनाया गया, इसका मतलब ये आपको दिशा बताएगा कि आप ऐसे से ऐसे चल रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी दिशा बनाई है तो मतलब आप ऐसे से ऐसे चल रहे हो, इस लूप में ऐसे से ऐसे चल रहे हो। ठीक है, यही दिशा ऐसे ना बना के अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो हम ऐसे बना देते उल्टा, तो इसका मतलब होता है हम ऐसे से ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीर ही आपको दिशा बताएगा कि आपको किस दिशा में चलना है। आप चाहे तो उल्टा बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिस दिशा में चलो, आपका जैसी मर्जी हो चलो। हम इस दिशा में चलने जा रहे हैं। ठीक है, हम इस दिशा में चलने जा रहे हैं। तो देखो जब हम इस दिशा में चलेंगे तो आपको सिंपल यहाँ से देखते चलना है कौन सी धारा मिल रही है, कौन सा प्रतिरोध मिल रहा है, ये चीज़ आपको देखते चलना है। ठीक है, जब हम यहाँ से चले, जब भैया हम यहाँ से चले, हमें एक धारा मिली I1, ठीक है, और एक प्रतिरोध मिला 1 ओम का, तो हमें I1 धारा मिली, I1 इंटू प्रतिरोध कितना मिला, प्रतिरोध R। देखो ये होता है ना सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। धारा I1 प्रतिरोध कितना मिला, 1 ओम का, तो आपको 1 ओम लिख देना है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है, क्या, एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अगर धारा की दिशा में चलोगे तो प्लस की वैल्यू होगी आई इंटू आर की, और धारा की विपरीत चलोगे तो माइनस की। तो आप बताओ धारा की दिशा में चलने की विपरीत। देखो हम चल रहे हैं इस टाइप से, हम चलेंगे, देखो ये तीर ये बता रहा है कि हमें ऐसे से ऐसे चलना है इस लूप में। ठीक है, ए बी ई एफ ए में, तो हम सबसे पहले ऐसे चल रहे हैं और फिर ऐसे चलेंगे, फिर इसके बाद इस दिशा में ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम इस दिशा में चल रहे हैं। तो आप जब ऐसे चल रहे हो फिर ऐसे चलोगे तो एक चीज़ देखो, धारा किस दिशा में बह रही है, धारा की दिशा है ये तीर बता रहा है कि धारा की दिशा किस दिशा में, इस दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा कैसी, इस दिशा में। ठीक है, दिशा दिखा रही ना, धारा इस दिशा में है और आप किस दिशा में चल रहे हो, आप भी इस दिशा में चल रहे हो। यहाँ पे देखो आप भी इस दिशा में चल रहे हो, और ये I1 धारा भी इसी दिशा में आएगी, क्योंकि आगे इधर थोड़ी ना निकल जाएगी, आएगी तो इसी परिपथ में। तो ये धारा ऐसे आके ऐसे आएगी, और आप किस दिशा में चल रहे हो, इसी दिशा में तो चल रहे हो। तीर क्या बता रहा है, ऐसे से ऐसे चलना है। ठीक है, तो आप भी I1 इंटू 1 ओम आए ऐसे ऐसे करके, तो आप भी उसी दिशा में हो और धारा भी उसी दिशा में, तो वैल्यू प्लस की रहेगी, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू रख लेना। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आए, फिर आप इधर मुड़े, क्योंकि ए बी ई एफ ए जाना है, नाम समझ रहे हो ना, ए बी ई एफ ए, ऐसे आपको घूमना है। आप यहाँ तक आ गए, अब इसके बाद इधर मुड़े, अब इधर मुड़े तो आपको धारा कौन सी मिली, I1 प्लस I2। आपको धारा मिली I1 प्लस I2 इंटू प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, प्रतिरोध कौन सा मिला, 3 ओम का, 3 ओम का प्रतिरोध। अब इसके बाद आपको क्या करना है बताओ, इसकी वैल्यू प्लस में लिखे कि माइनस में। ये देखो अगर धारा की दिशा में चल रहे हो तो प्लस, धारा के विपरीत चल रहे हो तो माइनस। आप ऐसे आए फिर ऐसे हुए, तो आप इस दिशा में जा रहे हो और धारा भी किसी दिशा में जा रही है, ऐसे दिख रहा है, मतलब धारा भी इसी दिशा में जा रही है, मतलब सेम दिशा है, तो प्लस की वैल्यू। ठीक है, प्लस की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से ऊपर गए यहाँ। अब यहाँ से जब हम ऊपर आए तो हमें क्या दिखा, धारा तो यहाँ पे अगर I1 है तो यहाँ पे भी I1 होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे में धारा I1, यहाँ जहाँ I1 प्लस I2 लिखा वहाँ पर I1 प्लस I2, लेकिन अगर यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1 होगी, यहाँ भी I1 होगी, यहाँ भी I1 है, लेकिन यहाँ पे I1 प्लस I2 है। ठीक है, तो यहाँ भी धारा क्या है हमारे पास, I1, और प्रतिरोध कितना, 1 ओम, एक प्रतिरोध और मिला, मतलब धारा गुणे प्रतिरोध लिखना है, तो आपकी धारा कितनी, I1, और प्रतिरोध कितना है, 1 ओम का, 1 ओम लिख दिया। अब बताओ इसकी वैल्यू प्लस में लिखी कि माइनस में। हम चल रहे हैं किस दिशा में, सबसे पहले हम ऐसे आए थे, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे, अब हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, मतलब धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में बह रही, देखो धारा का निशान इसी दिशा में, तो प्लस में वैल्यू रखेंगे।
ये आ गई। ठीक है, तो आप बताओ जितने धारा और प्रतिरोध थे आपने लिख लिए। पहले हमें ये मिला I1 इंटू R1, इसको लिख लिया। R1 की वैल्यू थी 1 ओम, तो इसको ये आया। फिर इसके बाद हमें I1 इंटू ये वाला 1 ओम मिला, इसको भी लिख लिया। फिर I1 प्लस I2 इंटू 3 ओम मिला, इसको भी लिख लिया। अब इसके बाद क्या बचता है, सिग्मा IR हो गया, मतलब सभी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग हो गया। अब बराबर का चिन्ह लगाओ, अब लिखना है विद्युत वाहक बल को। ठीक है, तो एक चीज देखो, जब आप यहां से ABEFM में पूरे चले हो तो आपको क्या कोई सेल मिला है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मिला है? हमें मिला है E1 मिला है 3 वोल्ट का। अब बात ये आती है E1 को प्लस में रखना है कि माइनस में। आप कैसे चले थे, ये तीर ये बता रहा है हम ऐसे से ऐसे चले हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे से ऐसे करके ऐसे चले हैं तो आप ये देखो, जब हम ऐसे चल रहे हैं, ध्यान से देखना, जब हम ऐसे चल रहे हैं तो हमें पहले क्या मिल रहा है, बैटरी का माइनस, फिर क्या मिल रहा है, प्लस। मतलब हम कैसे चल रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर। हम ऐसे चल रहे हैं ना, तो हमें बैटरी का माइनस फिर मिला प्लस, तो माइनस से प्लस की ओर अगर चलेंगे तो बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाने पर वैल्यू प्लस की रखते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस का E1 रख देंगे। ठीक है, प्लस का क्या रख देंगे, E1। यही चीज समझना है। अगर आप ऐसे चल लो माइनस से प्लस की ओर, तो आपको वैल्यू E की कैसी रखनी है, प्लस की रखनी है। ठीक है, प्लस का E1, और E1 का मान है 3, तो यहां से 3 रख सकते हो, प्लस का 3। आप इसे हल कर लो, किरचॉफ का 2-3 नियम लग चुका है, आप कोई दिक्कत नहीं। I1 का 1 से गुणा करो, ओम ना लिखो यहाँ पे, I1 का 1 से गुणा करो तो 1 का I1 से गुणा, सीधा सीधा I1, प्लस 3 का इसमें गुणा कर दो, 3I1 प्लस 3I2 गुणा तो कर लोगे। फिर यहाँ पे I1 इंटू 1 I1 बराबर 3, इसे हल कर लो। I1 वालों को जोड़ लो, 3 1 4 1 5 I1 प्लस 3I2 बराबर 3। ये एक समीकरण बन गया पहला। देखो 1 3 4 1 5 5 I1 प्लस 3I2 बराबर 3। ये अभी आपने हल किया बंद लूप ABEFA को। ठीक है, आप दूसरे बंद लूप की बात कर लेते हैं। दूसरा बंद लूप है हमारा BCDEB। ठीक है, दूसरा बंद लूप है, लिखते हैं बंद लूप कौन सा है, BCDEB में। ठीक है, बंद लूप BCDEB में। आप BCDEB में भी आपको उसी तरह चलना है। ये तीर यही बता रहा है, पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर ऐसे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इस दिशा से यहाँ से चले तो हमें क्या मिला, 3 ओम का प्रतिरोध, धारा क्या मिली, I1 प्लस I2। तो हमें धारा कितनी मिली है, I1, ये I इंटू R होता है ना, I इंटू R, तो हमें धारा मिली है I1 प्लस I2 की, और प्रतिरोध कितना मिला है, 3 ओम का, इसको लिख लो। ठीक है, इसके बाद आप ऐसे से जब ऐसे आए, ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज देखना, ये वैल्यू प्लस में रखे कि माइनस में, एक चीज यहाँ पे देखना, ये वैल्यू प्लस में रखे कि माइनस। अब आप चल रहे हो इस दिशा में, तीर यही बता रहा है आपको इस दिशा में जाना है, आप इस दिशा में चल रहे हो, लेकिन धारा की दिशा क्या बनी हुई है, तीर ये वाला ऐसे बना है। देखो यहाँ पे धारा की दिशा ये है ऐसे, मतलब ये धारा जा रही है इस दिशा में, ये तीर बता रहा है धारा उस दिशा में जा रही है, और आप इस दिशा में जा रहे हो, तो धारा के विपरीत चल रहे हो। धारा उस दिशा में जा रही है, आप इधर चल रहे हो, धारा से झगड़ा करोगे क्या यार, धारा के विपरीत जा रहे हो, तो जब धारा के विपरीत जाओगे तो माइनस में वैल्यू रखना, ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से आगे होते हुए यहाँ से हम आ चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ से आ चुके, अब हम जाएंगे इधर गए। अब हमें क्या मिला, एक धारा मिली I2 और प्रतिरोध मिला R2। तो I2 मिला और R2 का मान कितना है, 1 ओम का, तो 1 ओम रख देंगे। अब इसकी वैल्यू प्लस में रखेगी माइनस, ये आपको यही बताएगा। देखो धारा की दिशा ये दिखा रही है, ये तीर दिखा रहा है, धारा ऊपर जा रही है, और आप कैसे चल रहे हो, आप ऐसे से ऐसे चल रहे हो, फिर आप ऐसे से ऐसे आए, तो आप जब ऐसे जा रहे हो और धारा इस दिशा में जा रही है, धारा के विपरीत चल रहे हो, तो इसकी वैल्यू भी माइनस में रख देना और कुछ नहीं करना है बस। अब इसके बाद आगे चलो, यहां से हम आ गया है भैया, यहां से हम आ गया है। अब हम जाएंगे इस दिशा में। अब जब हम इस दिशा में आए तो हमें धारा I2 मिली, प्रतिरोध मिला 2 ओम का, हमें धारा I2 मिली और प्रतिरोध मिला 2 ओम का। अब बताओ इसकी वैल्यू प्लस में रखे कि माइनस में। हम जा रहे हैं इस दिशा में, धारा की दिशा है ये, क्योंकि धारा का तीर ऐसे बना है, धारा की दिशा है ये, और हम किस दिशा में जा रहे थे, हम ऐसे से ऐसे जाएंगे, तो हम इस दिशा में जा रहे हैं, धारा उल्टा जा रही है तो विपरीत है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, बराबर। ठीक है, बराबर का चिन्ह लग गया। अब इसके बाद प्रतिरोध तो सभी हो गए, क्योंकि यहाँ का भी प्रतिरोध धारा लिख ली, यहाँ का भी धारा और प्रतिरोध लिख लिया, यहाँ भी धारा प्रतिरोध। किसी भी धारा प्रतिरोध को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो आंतरिक वाला प्रतिरोध हो या सिंपल वाला प्रतिरोध कैपिटल R हो या सिंपल R, आपको सबको लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। अब आपको विद्युत वाहक बल की बात करनी है, तो ये आपका विद्युत वाहक बल मिला E2, कितना है, 2 वोल्ट 2। अब बात यह है कि भैया इसको प्लस में लिखे कि माइनस में, तो आप पहले अपनी दिशा देखो, आप कैसे चल रहे थे, आप ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, ऐसे चल रहे हो ना,
देख लो तीर यही बता रहा है, आप ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो तो आपको पहले बैटरी का क्या मिला प्लस, फिर क्या मिला माइनस। तो आप जा रहे हो इस दिशा में तो आपको पहले मिला बैटरी का प्लस फिर माइनस, तो मतलब प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जाने पे आपको ई की वैल्यू क्या रखनी, माइनस की। प्लस से माइनस की ओर जाने पे वैल्यू माइनस की रखनी है तो -2। अब इसे हल कर लो, किरचॉफ का द्वितीय नियम इसी टाइप से लगता है, ठीक है, इसीलिए आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाया। अब हल कर लो, यहाँ पे माइनस का भी गुणा करना और 3 का भी, तो -3i1 माइनस प्लस मिलके -3i2, फिर यहाँ पे -i2 × 1 मिला के -i2, फिर -i2 × 2 मिलके -2i2 बराबर -2। ब्लू वाले से लिखे तो सही रहेगा, चल नहीं रहा अब ये, ठीक है। -3i1 -3i2 -1 है ये, 1 × i2 -i2 -2i2 बराबर -2। इसे हल कर लो, ठीक है। तो -3i1 और i2 तो है नहीं, -3i1 और -3i2 और -1i2 मिलके -4i2 -2 मिलके -6i2 बराबर -2, ठीक है, इस टाइप से। अब माइनस पूरे से हटा दो तो 3i1 + 6i2 बराबर 2, ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया, सिंपल, सबसे माइनस से भाग दे दिया तो 3i1 + 6i2 बराबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए, 3i1 + 6i2 बराबर 2। अब हम इनसे i1 और i2 के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास दो समीकरण बने हैं, हमारे पास दो समीकरण बने, ठीक है। अब हमारे पास दो समीकरण, दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। इसको अब हम इरेज करेंगे क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी, तो इसको नोट कर लेना एक जगह कॉपी में, इसको भी इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें i1 और i2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि दो समीकरण बन गए, आसानी से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। पहला समीकरण है हमारे पास 5i1 + 3i2 बराबर 3, दूसरा 3i1 + 6i2 बराबर 2। अब आपको ये सोचना है कि कैसे हम इनको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें है 5i1 + 3i2 बराबर 3, इसमें है 3i1 + 6i2 बराबर 2, ठीक है। तो मैथ वाले तो समझ जाओगे कि अगर हमें इसे घटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6i2 यहाँ पे 3i2, तो अगर हम ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दे, पहले समीकरण में अगर हम 2 का गुणा कर दे, ठीक है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा, अगर हम पहले समीकरण में 2 का गुणा कर दे तो 2 × 3 = 6i2 और 6i2 आपस में कट जाएंगे, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे, 2 का गुणा करने पे जब हम लोग समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, 2 का गुणा पूरे में कर दो, 2 × 5 = 10i1 प्लस इसमें भी कहो 2 × 3 = 6i2 बराबर 2 × 3 = 6। नीचे क्या दूसरा समीकरण लिख लो, 3i1 + 6i2 बराबर 2। हमने जानते हो ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3i1 था, तो इससे भी घट बढ़ नहीं सकता, घटा अगर हम घटाते तो कुछ कटता नहीं, 3i2 था 6i2 था, कुछ कटता नहीं। लेकिन हमने क्या किया, अगर पहले समीकरण में हमने देखा यहाँ 6, अगर हम 2 × 3 = 6, 2 का गुणा कर दें यहाँ पे तो ये भी 6 बन जाएगा, और अगर हम घटाएंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, मतलब 6i2 से 6i2 कट जाएगा, तो हम i1 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने ये दिमाग लगाया, इसलिए हमने ऊपर वाले पे 2 का गुणा कर दिया। अब हमारे पास 6i2 बन चुका है। अब हम इसे घटा देंगे तो माइनस माइनस माइनस, इसे घटा दो, 10 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो 7i1। देखो 6i2 - 6i2 मिलके आपस में 0, 6i2 और -6i2 मिलके 0, क्योंकि 6i2 है माइनस का चिन्ह आएगा, तो 6 से 6 गया 0 बराबर 6 - 2 मिला के 4, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 10 - 3 मिला के 7i1, 6i2 - 6i2 कट गया, 6 से 2 गया 4, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई 4/7, i1 की वैल्यू कितनी आ गई 4/7, ठीक है, i1 की वैल्यू कितनी आ गई 4/7 एम्पियर की i1 आ गई। अब i1 अगर आपने निकाल लिया तो आप i1 का मान किसी भी समीकरण में रख के i2 का मान निकाल सकते हो। यदि हम रख दें i1 का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो, i1 का मान चाहे इस वाले में रख दो या इस वाले में रख दो, ठीक है, i1 का मान या इनमें भी किसी में रख सकते हो। मान लो i1 का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में, ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 इसमें भी रख सकते हो, चाहे तो इसमें रख दो तब भी निकल आएगा। तो अगर हम समीकरण 1 कौन सा है, चलो इधर हल करते हैं इसे। यहाँ पे अगर इस वाले पे रखते 5i1 + 3i2 बराबर 3, ये समीकरण 1 है, इसके आगे का यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। i1 का मान रख रहे हो तो i1 की जगह आपको ये रख देना, कितना 4/7, 5 × 4/7। देखो समझ में आया कि नहीं, i1 ये जो था 5i1 + 3i2 बराबर 3, i1 की जगह 4/7 रखा। अब इसे हल कर लो, 5 × 20/7 प्लस 3i2 बराबर 3, इस 20/7 को उधर फेंक दो तो 3i2 बराबर 3 - 20/7, एलसीएम ले लो, बट्टे में 1 आ गया, 3i2 बराबर 7, एलसीएम 1 से 7 गया, 1 का 7वें भाग 7 आया, 7 × 3 = 21 माइनस 7 का 7वें भाग 1, 1 का 20, तो यहाँ से आया 3i2 बराबर
21 से 20 घटा कितना आएगा 1/7। अब ये 3 इधर गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, तो I2 बराबर 1/7 पहले से था, 3 ये भाग में था, इधर आ जाएगा गुणे में, तो ये आ गया I2 बराबर 7 3 का 21, तो 1/21 एम्पियर आ गई I2 धारा। ठीक है, तो यही पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में कि प्रत्येक सेल में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। तो हमने मान लिया था, माना E1 तथा E2 सेल में बहने वाली धारा I1 और I2 है, तो यहाँ से I1 का मान 4/7 एम्पियर और I2 का मान 1/21 एम्पियर। हमारे पास धाराएं दोनों आ चुकी है, आप लोग लिख देना, अतः प्रत्येक सेल में बहने वाली धाराएं 4/7 एम्पियर तथा 1/21 एम्पियर है। इसके बाद पूछा गया 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। तो अब 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का तो सूत्र पता है, सिंपल निकाल लो, V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है, लेकिन धारा यहाँ पे 3 ओम में कितनी, I1 + I2। यहाँ की धारा देखना, धारा कितनी, I1 + I2। 3 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही, I1 + I2, तो इसलिए यहाँ पे धारा कितनी हो जाएगी, I1 + I2 इंटू प्रतिरोध R। तो यहाँ से V बराबर I1 + I2 धारा निकालनी है, तो I1 हमें ये मिला, I2 ये मिला, तो यहाँ से सिंपल कहीं पे जो जगह है ना यहाँ पे निकाले देना। आप लोग इसके जस्ट आगे नीचे निकाल लेना। ठीक है, इसके जस्ट आगे नीचे पहले I1 + I2 निकाल लेना। I1 + I2 क्योंकि जगह नहीं तो हम यहाँ निकालना है। I1 कितनी 4/7, I2 कितनी 1/21। हल कर लो, 21 एलसीएम आएगा, 7 3 21 और 3 चौको 12, 12 + 1 बराबर 13/21 एम्पियर की धारा आ जाएगी। ठीक है, निकाल लेना 13/21। तो यहाँ से I1 + I2 की जगह 13/21 और प्रतिरोध कितना है 3 ओम के प्रतिरोध में, तो 3 ओम प्रतिरोध। इसे हल कर लो, 3 7 21, 13/7 वोल्ट, 13/7 वोल्ट। यही आपके पास आंसर होगा। इस टाइप से हमारा विभव भी आ गया 13/7 वोल्ट। ये कैसे निकला, 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। आप इसके नीचे लिख देना, अतः प्रत्येक सेल में बहने वाली धारा 4/7 तथा 1/21 एम्पियर की है तथा 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 13/7 वोल्ट का है। यही आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन था भैया, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप जस्ट इसके नीचे नोट कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालना। तो देख सकते हो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सिंपल, अगर कम समझ में आओ किरचॉफ का 2-3 नियम लगाना तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना। मेन ये था, अगर इसको लगा लिया तो आपने समीकरण बनाया, इसको समीकरण हल करना था, आसानी से I1 I2 का मान निकल गया। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस मेन आपको किरचॉफ का 2-3 नियम लगाना आना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन हल कर लोगे। तो इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हो सके हमने करा दिए, क्योंकि यही पिछले वर्षों के पेपर में बार बार पूछे जा रहे थे। तो अगर इनको अच्छे से तैयार कर ले तो देखो, इनकी प्रैक्टिस फिर से रफ कॉपी पे आप फिर से इनको सॉल्व करना, 1-2 बार सॉल्व करना, फिर आप जब इनको सॉल्व कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद आप चाहे पिछले वर्षों की कोई भी क्वेश्चन देखना, आपको ज़्यादातर सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जितने पैटर्न बनते हैं मेन उन सबको हमने यहाँ पे आपको सॉल्व कराया, क्योंकि ये अगर लगा लेते हो तो मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमने पूरी कोशिश की कि जितने पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उन सभी पैटर्न को आपको करा दे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और एक एक न्यूमेरिकल आपको समझ में होंगे। एक बार रफ कॉपी पे इन सभी न्यूमेरिकल को फिर से आप लोग लगाना, एक बार तो लगा लिया, एक बार फिर से लगाना, आप लोग अपने तरफ से कोशिश करना, आपकी मस्त तैयारी हो जाएगी और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप आसानी से करने लगोगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और यार एक काम किया करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो वीडियो, जिससे वो लोग भी चैनल से जुड़ सके। ठीक है, आप ही लोगों को यार सपोर्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों से भी कहो कि भैया से चल के जुड़ो, पढ़ो चल के। ठीक है, मस्त तरीके से आई चले। इसी तरह हमने इसके पहले चैप्टर जो हो चुके हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर के भी किए। अब आगे भी आपके सारे चैप्टर के आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। शायद ये वाला वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हो तो आपके आगे के भी चैप्टर्स के वीडियो आ चुके हो, तो डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, आप लोग इसको नोट कर लो।